नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है आज प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम हुआ है, तो आज हम उसके आंसर की को जो संभावित उत्तर रहेंगे उनको आपके समक्ष रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो रहेंगे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, जनरल साइंस से, ठीक है। पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है। मतलब जैसे सुई चुभी तो ब्रेन तक कनेक्शन कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ग्राही अंग उसको ग्रहण करेगा, संवेदी तंत्रिका तक पहुंचाएगा, संवेदी तंत्रिका स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है मोटर तंत्रिका के माध्यम से स्पेसी तंत्रिका तक आएगा। जैसे सुई भी हटा तो फिर उसके पश्चात आप उसको हटाएंगे, तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, DAECB, ऑप्शन डी, ये पहला क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, यहाँ लिखा है, तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बोल दिया है नहीं किया जाता है, तो सेल्सियस का किया जाता है, फ़ारेनहाइट का भी यूज़ किया जाता है, केल्विन का भी किया जाता है, किसका नहीं किया जाता, ठीक। तो किसका नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ दिया है ऑप्शन रिएक्टर, ठीक। ये रिएक्टर बस का उपयोग ताप मापने में नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन रहेगा आंसर डी, ठीक। तीसरा क्वेश्चन जो है मैच करने वाला है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन इधर कलम ए और कलम 2 दिया गया है। चमगादड़, हाथी, मनुष्य और डॉल्फिन, ये जो श्रवण क्षमता को लेकर के ये ऑप्शन बनाया गया है क्वेश्चन, ठीक है। चमगादड़ की श्रवण क्षमता कितनी होती है, 9 किलोहर्ट्ज से लेकर के 200 किलोहर्ट्ज तक, ठीक। डॉल्फिन की होती है 40 किलोहर्ट्ज से लेकर के 150 किलोहर्ट्ज तक। मनुष्य का होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगर आप मनुष्य का मिलाते तो ये क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, सी का क्या है 4। यहाँ सी के 4 वाले 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप इलिमिनेट करना था आपको, ठीक। चमगादड़ का क्या है, एक सामने, यहाँ सामने 2 1 है, ठीक। तो यहाँ से आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो आंसर सी, तीसरे का आंसर क्या रहेगा, सी। अगर हम चौथे के आंसर पर बात करें, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कथन कारण पर बेस्ड है। अभी कथन क्या बोलता है कि प्रथम समूह के तत्व क्षारीय धातुएं होते हैं, ठीक। वे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। साफ साफ यहाँ क्या बोल दिया गया है, क्षारीय धातु होते हैं, तो क्षारीय धातु है तो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ क्या बोला गया है, अम्लीय ऑक्साइड, जो कि ये पूर्ण रूप से गलत है, ठीक है। तो क्या रहेगा आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन सी। कथन सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। आंसर सी, चौथे का आंसर क्या रहेगा, सी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 माध्यमों में अपवर्तनांक नीचे दिए गए। अपवर्तनांक जिनमें क्या होती है, अपवर्तन की प्रक्रिया होती है, मतलब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ दिया है 1, 1.5, 1.6, 1.8, उसके पश्चात क्या रहेगा 2.0, 1 2 के क्रम में ही जमाना था। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 5 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में फेज या चरण में परिवर्तन होता है। फेज या चरण में परिवर्तन से आशा है अवस्थाओं में परिवर्तन, मतलब जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, इन सब में। संघनन यानी कंडेंसेशन में होता है जमना, ठीक, जैसे पिघलना, जमना होता है ना, उबलना। तो जब पानी को जमा बर्फ में परिवर्तित हो जाए तो फेस में परिवर्तन होगा। एक दहन होता है, ठीक, दहन यानी जलना, कि जब कोई चीज़ जलती है तो चेंजेस होती है। यहाँ क्या है, उदासीनीकरण। लेकिन ऑप्शन देखिएगा क्या है, जे और के, एल और एम, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें भी होता है ना, जब आप क्या करते हो लिक्विड फॉर्म में, क्या है आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस रहती है, पेट्रोल रहती है, लेकिन अब जब जलाओ तो उसको गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वो जल के खत्म हो जाती है। लेकिन इसको आंसर नहीं लिया गया है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो मूल रूप से जो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जे और के, ठीक है, क्या रहेंगे, जे और के। ये जे और के क्या है, इनके आंसर में आपको मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन रहना चाहिए था लेकिन ये है नहीं, ठीक। तो 6 का ऑप्शन रहेगा क्या, ए। 6 का आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जब क्या है, ये होता है उत्तल दर्पण, देखे होंगे आप, तो इसको जब
किसी वस्तु के सामने रखते हैं, ठीक है, ये वस्तु है, इसके ठीक सामने रखेंगे तो क्या बनेगा। अगर आप उत्तल के बारे में पढ़े होंगे ना, दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण, तो आपको आइडिया होगा कि दर्पण के पीछे और इसकी स्थिति, वस्तु की स्थिति जो है दूरी पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। दर्पण के पीछे और इसकी स्थिति वस्तु की दूरी के अनुसार क्या है, बदलती रहती है। तो 7 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखिएगा। मेंडल के बारे में आप पढ़े होंगे, आनुवंशिकता के जनक हैं। मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोग में विपरीत लक्षणों यानी विपर्यायी जोड़े जो होते हैं ना, फिनोटाइप जीनोटाइप जैसे आप जानते होंगे, तो उसमें जोड़ा को पहचानिए बोले, किन के लिए उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, लंबा और हरा ये तो था ही नहीं, लंबा और बना, टॉल और शॉर्ट प्लांट इसके बारे में पढ़ोगे, गोल और पीला बीज, ठीक ये भी था लेकिन वो दूसरे कथन में था। ठीक, ये क्या है, गोल और झुर्रीदार बीज। तो गोल और झुर्रीदार बीज मूल रूप से आपने पढ़ा होगा, ये 2 आंसर रहेंगे। ठीक, बी और डी कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। तो 8 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल नहीं है, यानी जिनको आप इस नेचर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, साइट्रिक अम्ल पता है नींबू और संतरे से प्राप्त होता है, टार्टरिक अम्ल सेब वगैरह से प्राप्त होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, तो HCl जो है ये प्राकृतिक प्राप्त नहीं होता, लैक्टिक अम्ल दूध से प्राप्त होता है। तो आंसर क्या रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। 9 का आंसर है सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चर्चा करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन विकल्पों से की जा सकती है। एरोमेटिक से आशय क्या है, एक होता है एलिफेटिक, एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमेशा आपको एक रिंग संरचना देखने के लिए मिलेगी, जैसे बेंजीन की संरचना मिलेगी वहाँ। ठीक है, तो ये चक्री होते हैं, चक्री दिखाई दे रहे हैं, उसमें बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग होता ही है। वे संतृप्त होते हैं, वे संतृप्त नहीं बल्कि क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ही गलत है। ठीक, उसमें सुगंध होती है, नॉर्मल सी बात है, बेंजीन फिनॉल की जैसे संरचना होती है तो उनमें क्या है, सुगंध मिलता है। तो 1, बी और डी ये क्या है, कथन सही है। कहाँ दिखाई दे रहा है, ए, बी और डी। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। सी में क्या है, ए, बी, डी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, जितने भी एरोमेटिक समूह होते हैं वो। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या होती है, मूल इकाई क्या होती है, आनुवांशिकता। आपको पता होगा कि गुणसूत्र से ही क्या होता है, एक दूसरे से में हस्तांतरित होते हैं, लेकिन मूल इकाई पूछा है तो गुणसूत्र के भीतर क्या होता है, डीएनए, डीएनए में होता है जीन। ठीक, यानी कोशिका में मूल रूप से गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र में होता है डीएनए, डीएनए में होता है जीन। तो जीन क्या होगी, इसकी बेसिक यूनिट होगी। जीन क्या है, इसकी बेसिक यूनिट। तो हम आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, जीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये सामने लिखा गया है, परमाणु क्रमांक के संबंध में क्वेश्चन है। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्न में से किस पर निर्भर करती है या किस चीज को दर्शाती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाती है। आपने पढ़ा होगा, जैसे जानते होंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों मिलकर के क्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है। लगभग मानते हैं, लेकिन प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन अगर बोला क्या है, उदासीन परमाणु, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोला जाएगा, उसका परमाणु संख्या बोला जाएगा। ठीक है, साफ साफ बोल दिया गया है, एक उदासीन परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन को लेना है वहाँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित धातुओं को उनके विद्युत चालकता के क्रम में सही है। मतलब कोई भी जैसे धातुएं हैं, मेटल, जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक का चालन होता है, तो इलेक्ट्रिक के चालन किन में अच्छा से होगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है लोहा, क्या है, बढ़ते क्रम में जामा है, तो सबसे कम तो लोहा में होगा। ठीक, उसके पश्चात क्या होगा, दूसरा में जस्ता, फिर तांबा, फिर एल्यूमिनियम, तब जाके चांदी। तो चांदी सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो बी, ई, ए एल्यूमिनियम रहेगा
ऑप्शन तीसरे नंबर में क्या रहेगा, एल्यूमिनियम, तब जाके क्या रहेगा ये डी तांबा रहेगा। ठीक है, तो सेम वही बात है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, चांदी में, सबसे कम किस में, लोहा। यहाँ बी लोहा, सी, यही से ऑप्शन मिल जाता आपको। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। 13 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है। एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। जब एक जीव का शरीर बनता है तो जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, नहीं रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले क्या बनता है, ओवा और स्पर्म आकर के मिलते हैं। ठीक है, ये ओवा है, ये स्पर्म है, दोनों मिले क्या बना है, सेल। तो पहले क्या बनती है, सेल। सेल जब विभाजित होता है क्या बनाता है, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू यानी ऊतक। ऊतक मिलकर के क्या बनाता है, अंग। अंग मिलकर के अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर के क्या बनाएगा, प्राणी का शरीर, जीव शरीर। तो सिंपल सा था, JKLM N। ठीक है ना तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, JKLM N। ठीक है, 14 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है, मेंडल के प्रयोग में निम्न चरणों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मेंडल ने जब प्रयोग किया था मटर के दानों पर, विभिन्न प्रकार के उनके टेस्टिंग आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, पौधों में किया था ना, तो पौधों में क्या होगा, पहले परागण होगा। ठीक है, मतलब एक पुष्प से नर पुष्प में मादा पुष्प पर जाने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागकण का परागण कहलाती है। परागण के पश्चात क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात क्या होगा, बीज निर्माण होगा। बीज निर्माण होगा तो F1 पीढ़ी में प्रवेश करेगा। F1 पीढ़ी के पश्चात F2 पीढ़ी, यानी मेंडल के उनके टेस्टिंग के अनुसार में। ठीक है, तो ये क्रम है। ये क्रम कहाँ दिखाई दे रहा है, A B D E और C, यही क्रम है, A B D E और C। ठीक, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। 15 का आंसर क्या है, ऑप्शन सी, मेंडल के टेस्टिंग के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो नॉर्मल सी बात है, रॉबर्ट हुक। आंसर क्या रहेगा, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन बोला है तो ये कोशिका के केंद्रक। कैमिलो गोल्गी, तो गोल्गी का आपको पता होगा, गोल्गी का यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं ना, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज करता है। तो इसके आंसर क्या रहेंगे, रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज करने वाले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 17 आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 जो है मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, 2 कॉलम दिए गए हैं, इधर दिया गया है कुछ धातुओं के नाम, तांबा, पोटेशियम, सल्फर, एल्यूमिनियम। कई बार आप एक ऑप्शन को भी पकड़ेंगे ना तो समझ में आ जाता है। जैसे पता होगा आपको, कॉपर जो है, तांबा, तांबा का प्रयोग क्या होता है, विद्युत तार में होता है मूल रूप से, इसका ये हुआ। सल्फर आपने सुना होगा, खेतों में खाद वगैरह डालते हैं तो औषधि और उर्वरकों में। 2 ऑप्शन मिलाते तो भी बन जाता है। देखो एक का क्या है, सी, और एक के सी वाले 2 ऑप्शन है। अब क्या है, सी में क्या मिला, 4, सी में 4 दिखा, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, ए। बाकी को मिलाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 2 ऑप्शन कभी कभी एक ऑप्शन से भी मिल जाता है, तो 17 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 कथन कारण है, जब रेल की पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। नॉर्मल सी बात है, जगह छोड़ी रहती है। कारण क्या है, रेल की पटरी स्टील की बनी होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि स्टील की प्रकृति ज़्यादा प्रत्यास्थता होती है। अब बताओ, रेल की पटरी इतने भारी वाहन को चलाना है, अब उसमें आप जिसमें इलास्टिसिटी यानी फैलने का गुण है उसको लगा दोगे तो वो चल पाएगा रेल, नहीं। स्टील की तो बनी होती है, मैग्नेटिक स्टील की, लेकिन उसमें प्रत्यास्थता नहीं होता। कथन तो दोनों सही हैं। ठीक है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही, लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है ना, इसमें फैलने की क्वालिटी कम होती है। ठीक है ना, ज़्यादा फैलता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एंजाइम को लेकर है। ट्रिप्सिन का स्राव करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है। ठीक है, पहला क्या है, अग्नाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है पित्ताशय और चौथा है अमाशय। ठीक, तो आंसर क्या रहेगा, अग्नाशय। पैंक्रियास से क्या होता है, ट्रिप्सिन का स्रावन होता है। यकृत जानते हो आप, सबसे बड़ी ग्रंथि, मूल रूप से 2 एंजाइम का स्रावन होता है। पित्ताशय जिससे बाइल डक्ट निकलता है, पित्तरस जिसे बोलते हैं। ठीक, अमाशय, अमाशय यानी आपका पेट, ठीक, जिससे पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन, HCl जैसे एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, पाचक द्रव होते हैं
वो निकलते हैं। तो 19 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, अग्नाशय। ठीक है, पेंक्रियास। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जब इस तरह को इंगित कर रहा है? ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको विभिन्न ऑप्शन, पारिस्थितिक तंत्र, प्रजाति, जनसंख्या, आनुवंशिक विविधता और समुदाय। तो सबसे पहले क्या होता है, जब जीव जन्म लेता है तो उसमें हेरिडिक डिफरेंस देखने के लिए आता है, यानी आनुवंशिक विविधता देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले ए रहेगा। आनुवंशिक विविधता जैसे आती है तो क्या होता है, उसमें प्रजातियां बनती हैं। प्रजातियों में क्या होती है? जनसंख्या, और उन जनसंख्या से क्या निर्मित होता है? समुदाय, और इन समुदायों में क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम। आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले क्या है? डी, बी, सी। ठीक है, ये सी जनसंख्या, फिर ई समुदाय, फिर जाके इकोसिस्टम। तो 20 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलते हैं? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण है? अपघटन से ऐसा क्या होता है? टूटना। यहाँ देखो मूर्त अभिक्रिया दिखाई दे रही है, HCl और ये वाला। तो इनमें क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया? नमक बना है ना, लवण, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। इसमें भी ये दोनों जुड़े हैं। ठीक, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हुआ है, फेरस के स्थान क्या ले लिया है? कॉपर, मतलब कॉपर के स्थान फेरस ले लिया। मूर्त से अलग कौन हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है, तो टूटा यानी अपघटित हुआ है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक, तो ऑप्शन ए इज आंसर ऑफ 21 यानी 21 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट 2 भाग में टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 22 चलिए देखते हैं इस पर। निम्न कणों को, मतलब इधर कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं, उनको द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में लगाना है। आपको पता होगी कि द्रव्यमान संख्या जो होती है परमाणु संख्या का ठीक 2 गुना होता है, मतलब लगभग 2 गुना मानते हैं। तो आप परमाणु क्रमांक को भी मिलाते तो काम बन जाता। तो सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ठीक, 4 तो वाला है ही नहीं ऑप्शन, ठीक, 3 वाला भी नहीं है। ठीक, तो उसके बाद क्या रहेगा? बोरान, बेरिलियम के बाद तो इसका 5, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का होता है 8। मिला लो अब, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो डी, फिर ए, फिर ई, बी और सी। आंसर बी। 22 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 ये जो है मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? 2 कॉलम्स दिए गए हैं। पी क्या बोल रहा है? 0 केल्विन, क्यू पानी का क्वथनांक, थर्मामेट्रिक तरल, उष्मा का कुचालक। ठीक है, 0 केल्विन यानी -73 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक यानी पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उगलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। थर्मोमेट्रिक तरल, तो थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया है? तामा, इसका पारा का। और उष्मा का कुचालक, तो पानी में उष्मा प्रवाहित नहीं होती, करंट प्रवाहित होती है ना, लेकिन उष्मा का कुचालक बोल रहे हैं। ठीक, तो क्या रहेगा? पानी। ठीक है, तो बना लिए। पी का 2, क्यू का ए, आर का 4 और एस का है 3। कहाँ दिखाई दे रहा है? एस का 3, पी का 2 वाला, तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 23 का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 23 के बाद क्या है? 24। किसी पिंड का संवेग, संवेग से ऐसा क्या है? द्रव्यमान गुणित वेग। 4 ऑप्शन दिया गया है, वो कौन सा आंसर है आपको ढूंढना है। पिंड के वेग के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान क्या है? स्थिर रहे। पिंड के गतिक ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती बशर्ते उसके वेग स्थिर। अब जब संवेग है तो वेग कैसे स्थिर रहेगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है? आपको पता होगा कि पिंड के वेग के समानुपाती होता है पहली बार तो, और द्रव्यमान स्थिर होता है। तो क्या आप द्रव्यमान को कहीं भी ले जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है ना, भार जो है परिवर्तित होता रहता है स्थान के अनुसार, लेकिन द्रव्यमान हमेशा सेम रहता है। तो 24 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ठीक ए। इसको ध्यान रखिएगा, पिंड के वेग समानुपाती होते हैं बशर्ते उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है,
मैकेनिकल पियानो, जो पियानो बजाते होंगे बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है, ठीक उनकी, और फिर जोर से दबाया जाता है। तो दूसरे मामले में क्या होगा बोल रहे हैं, आवाज़ तेजी से होगी लेकिन पिच अलग नहीं होगा, आवाज़ तेजी से होगी लेकिन पिच अधिक होगी, आवाज़ तेजी से होगी लेकिन पिच कम होगा, आवाज़ और पिच दोनों अप्रभावित रहेंगे। नॉर्मल सी बात है, जब एक बार प्रेस करें और दूसरी बार जोर से दबाएंगे तो तेज आवाज़ करेगा, लेकिन पिच में क्या होता है, कोई वो नहीं दिखाई देता, मतलब कम होता है पिच जो होता है ना, उसका पियानो के बीच में रहते हैं पिच, वो पिच क्या होता है, कम होता है, आवाज़ अधिक होती है। तो 25 का ऑप्शन क्या रहेगा आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगले पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन 26 है इधर, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के स्तर हैं, ठीक है, जैव विविधता के स्तर यानी जहां बायोडाइवर्सिटी दिखाई देता हो, ठीक है। आनुवांशिक विविधता नॉर्मल सी बात है, परितंत्रीय विविधता होती है, प्रजाति विविधता होती है, जीवों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां निवास करती हैं, जनसंख्या विविधता होता है जी, सभी की जनसंख्या होती है, ठीक। तो इसमें हेरिडेटिक डाइवर्सिटी भी दिखाई देता है, परितंत्रीय डाइवर्सिटी भी दिखाई देता है, लेकिन क्या नहीं दिखाई देता, तो आंसर क्या है, ठीक है, यही चीज है, ये प्रजाति विविधता नहीं दिखाई देती। तो कौन सी स्तर है बोल रहे हैं, तो आंसर रहेगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन ए। 26 का आंसर क्या रहेगा, ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी उत्तक है, यानी जीवों में पाए जाने वाले उत्तक है, ठीक है, ठीक। तो जीवों में पाए जाने वाले पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, पैरेंकाइमा उत्तक, कोलेंकाइमा उत्तक, ये बाकी दोनों तो आपको नाम ही लग रहे होंगे, ये मसल टिश्यू है, तंत्रिका कोशिका है, आपने तो सुना ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये माइक्रोबैक्टीरिया है, ठीक है, ये सब होता ही नहीं है। ये कोलेंकाइमा, पैरेंकाइमा ये तो प्लांट में पाया जाता है, तो क्या होता है प्राणी में यानी जीवों में मूल रूप से, तो ये पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो क्या है ऑप्शन जे और के, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ 27 का, ठीक है। 27 का आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी को मापता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी यात्रा की दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्पीडोमीटर। तो जब कोई कितनी गति में उसकी स्पीड को मापने के लिए क्या करते हैं, स्पीडोमीटर। तो आंसर क्या रहेगा, ऑडोमीटर। यहाँ बैरोमीटर भी दिखाई दिया है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए क्या करते हैं, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आंसर रहेगा इसका 28 का ये ऑडोमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से ठीक किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम यानी कहाँ कहाँ गुरुत्वाकर्षण लागू होता है उसको सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को बोला है, वह बल जो हमें पृथ्वी से जोड़ा रखता है। नॉर्मल सी बात है, पृथ्वी से हम अटेस्ट क्यों होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है, सूर्य में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए चारों जितने भी ग्रह हैं उनसे चारों ओर घूमते रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, ठीक, चंद्रमा और सूर्य के कारण, ये भी रीजन सही है। अत्यधिक भारी वस्तु के लिए तो जरूरी है क्या कि सिर्फ अत्यधिक भारी वस्तु के लिए होता है, कम भारी वस्तु के लिए भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो आंसर क्या है, 1, 2 और 3, ठीक। तो कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी, ठीक। 29 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 30 जब कोई वस्तु क्या होती है, स्थिर होती है, तो स्थिर की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में गतिज अवस्था, ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है यानी किसी यंत्र को दिया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, वस्तु को ऊर्जा मिलती है, वस्तु ऊर्जा खोती है। मूल रूप से ऐसा क्या है, जब आप यांत्रिक कार्य देंगे उसको किसी मशीन की सहायता से तो क्या होगी, वस्तु को ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगी, वस्तु को ऊर्जा मिलेगी। तो 30 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पोषण स्तर के क्रम को लेकर के है, ठीक है। क्या बोला है, पोषण स्तर का सही क्रम क्या है, ठीक।
ठीक है। यानी आपने देखा होगा इकोसिस्टम में कौन किसको खाता है कैसे, वही क्रम जमाना है आपको, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, तृतीय तो उपभोक्ता तो होगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो उत्पादक आता है, तो जहाँ उत्पादक दिख रहा है उसी को पकड़ना था आपको। उत्पादक, फिर प्राइमरी उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, उसके पश्चात तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो प्लांट्स में इसमें आते हैं, उसके बाद शाकाहारी, ठीक ठीक, उसके पश्चात ये द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता जिनको कोई नहीं खाता है, ये क्रम था, ठीक। तो 31 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 31 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 2 कलम दिए गए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक। क्या बोलता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन? ये 32, सूर्य क्या है? ऊर्जा का सोर्स है। उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी जो क्या होते हैं? उत्पादक पर निर्भर रहते थे, यानी जीव जंतु। अब घटक जो क्या करते हैं? किसी चीज को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो सूक्ष्म जीव, ए का क्या है? 2, ए का 2, तो एक ही ऑप्शन में देखो कहीं और 2 दिखाई देने हैं, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए। 32 का आंसर क्या है? ए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है? क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में क्या होती है? अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? उसके भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, ठीक। उनके खाने पीने रहन सहन की डिफ्रेंसिएशन, मतलब विभिन्न देशों के लोगों को भी देखोगे तो आप अलग अलग दिखाई देते हैं। तो जीव जंतुओं में तो नॉर्मल सी बात है। तो आवासों में रहने वाले जीवों में डिफ्रेंसिएशन मूल कारण क्या है? ये तीनों कारण है, ठीक है। तो आंसर डी रहेगा, उपरोक्त सभी, ठीक। तीनों कारण रहते हैं डिफ्रेंसिएशन के। चलिए ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। कथन क्या है? दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है। कारण क्या है? समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण होता है। दर्पण सूत्र आपने पढ़ा होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ का मतलब होता है फोकस, v यानी जो प्रतिबिंब बना उसकी दूरी, और u से आशय क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक है। तो ये उनको नॉर्मल सी बात है, क्योंकि समतल दर्पण पर जो है रिफ्लेक्स होता है, उन पर दर्पण की जो वस्तु की प्रतिबिंब बनती है उसको इस पर भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि फोकस होगी वस्तु तब उसकी छवि बनेगी। तो वस्तु है, ये तीनों चीजें क्या हो सकती है? आसानी से लागू हो सकती है, ठीक। समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण, ये भी कथन क्या है? सही है। तो क्या इसके एक्सप्लेनेशन दिखाई दे रहे हैं? आंसर ए और एस और आर दोनों सत्य है, और आर ए एस का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। तो आंसर क्या रहेगा? 34 का ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? रसायनों द्वारा पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाले चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जैसे अभी बरसात का दिन है, फिटकरी वगैरह मिलाने वाला आपने प्रक्रिया सुना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? उसको छाना जाता है। क्या किया जाता है? स्क्रीनिंग किया जाता है। उसके पश्चात उसमें एलम मिलाते हैं, फिटकरी मिलाते हैं, ठीक। उसके पश्चात क्या होगा? उसको निस्पंदित किया जाएगा, फिर उसके पश्चात उसको अवसादित करते हैं, और लास्ट में क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन, ठीक है। तो ये आंसर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन में दिखाई दिए होंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? ई, फिर ए, फिर क्या है? डी निस्पंदन, फिर सी अवसादन, और उसके पश्चात क्या है? डी क्लोरीनेशन, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। 36 का आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ये प्रक्रिया है पानी के साफ करने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सामने ही बना करके दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक। बहुत लंबा क्वेश्चन है पर आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये सामने ही दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें एक बैटरी और एक बल्ब, एक अमीटर, एक कुंजी प्लग, तार लगे हों को बनाने के लिए निम्नलिखित पद, ये चित्र सामने आपको दे दिया गया है, और एक कथन दिए गए हैं। तो जिनको ये आता होगा कि सबसे पहले क्या है? ये बैटरी है, तो बैटरी का एक धन सिरा और एक ऋण सिरा, ठीक। उनसे बल्ब को कनेक्ट किया गया है। ये अमीटर होता है, यानी विद्युत धारा मापन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का। तो सबसे पहले आंसर क्या रहेगा? बैटरी के धनात्मक सिरे से बल्ब को ऐड करेंगे, बल्ब जोड़ा है, ठीक। ऑप्शन दूसरा क्या रहेगा? अमीटर के धन सिरे से, अमीटर है ये अमीटर के धन सिरे से क्या करेंगे? बल्ब के दूसरे छोर को, तो बल्ब का दूसरा छोर जुड़ा है, ठीक। तीसरा कथन क्या बोलेगा? अमीटर के ऋण सिरे से प्लग कुंजी के तार की सिरे जुड़े थे, ये प्लग कुंजी है, इसका ऋण सिरा किससे जुड़ा है? प्लग कुंजी से। और चौथा क्या है? बैटरी के ऋण सिरे से प्लग कुंजी के सिरे को तार से जोड़ेंगे, ठीक। ये क्रम था, यही क्रम अगर सामने क्योंकि चित्र दिए है ये और आसान होता, ठीक है ना। तो ये बहुत ही थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप
इस चित्र को देख पाए और अगर आपने यह बनाया होगा, ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, तो आसानी से बन जाता। ठीक, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। 35 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का है ना। ठीक, 35 के पास 36 क्वेश्चन शायद नहीं है, इसमें आगे पीछे हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 ये कथन कारण वाले हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कथन दिए गए, उनमें ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और अत्यधिक लघु प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक अवतल लेंस अनंत से शून्य के बीच रखी वस्तु का वास्तविक और लघु प्रतिबिंब बनाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, एक अवतल दर्पण वस्तु को केंद्र पर रखने पर वास्तविक और उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, बिल्कुल सही। एक उत्तल दर्पण सभी परिस्थितियों में वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब, ये बिल्कुल गलत। ऑल परिस्थितियों में क्या है? आभासी बनाए और बड़ा प्रतिबिंब बनाए, संभव नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? पी और आर। ठीक है, ये दोनों सही हैं, पी और आर। 37 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का लक्षण नहीं है? ठीक है, यौगिक यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब क्या है समान मात्रा में जुड़े तो जो बनता क्या हो, क्या कहलाता है? निश्चित कंपोजिशन जब दिखाई देता है तो उसे क्या बोलते हैं? यौगिक। तो इसका एक निश्चित कंपोजिशन होता है संगठन, नॉर्मल सी बात है। इसका विशिष्ट गलनांक यानी स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होगा, नॉर्मल सी बात है। यह अपने अवयवों का गुण दिखलाएगा, मतलब जिनसे मिलकर बना उनका गुण अलग अलग दिखलाएगा नहीं। जैसे क्या हुआ, आपने नमक NaCl बनाया, ये क्लोरीन का, सोडियम और क्लोरीन का अलग अलग गुण नहीं दिखलाएगा, साफ सब क्या दिखलाएगा? नमक। तो उनके अवयवों का गुण नहीं दिखलाएगा। या भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकते, नहीं किया जा सकते। आप नमक को NaCl अलग कर सकते हो क्या? लो नमक लो और अलग अलग करो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। क्या बोला गया? यौगिक का लक्षण नहीं है। तो यौगिक का लक्षण क्या नहीं है? अपने अवयव के गुणों को दिखाता नहीं है ये। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 का रहेगा ऑप्शन सी। 39 देखते हैं, क्या बोलता है 39? 39 में क्या दिया गया है? ये जो एडिशन जानते होंगे ना, परमाणु कैसे आपस में जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन देता है, कौन त्यागता है, कौन ऋणावेशित कौन धनावेशित, उसके आधार पर बने हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में परमाणु संख्याओं द्वारा प्राप्त किए गए या खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दीजिए। ठीक है ना। ये क्या है? लिथियम आयोडाइड है, स्ट्रोंशियम सल्फाइड है। इसमें सल्फर वाला 2 मॉलिक्यूल रखे गए हैं। अब देखो इसमें स्ट्रोंशियम है, सल्फर है। ठीक, लिथियम कभी कभी तो एक ही वो क्वेश्चन ऑप्शन देकर के बन सकता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। अब 3 में दो में क्या होता है? कोई भी परमाणु जो है स्थिर रहता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या चलिए देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला, लिथियम स्ट्रोंशियम ने 2 खोए, आई ने 1 ग्रहण किया। ठीक, दूसरा क्या है? लिथियम ने 1 खोया, क्योंकि लिथियम के पास क्या है? 1, क्योंकि 2 में स्थायी हो गया, 1 बाहर बता। यहाँ साफ साफ 2 खोए बोला ना, तो ये गलत ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? दूसरा क्वेश्चन मतलब दूसरा कथन क्या है? ठीक, लिथियम ने 1 खोया और एस ने 2 ग्रहण किया। ठीक है, और आई ने 1 ग्रहण किया, तो लिथियम का खोया हुआ, क्योंकि लिथियम किसके साथ जुड़ा? आयोडाइड के साथ। लिथियम 1 देगा और 1 कौन ग्रहण करेगा? ये। लिथियम स्ट्रोंशियम ने 1 खोया और एस ने 1 ग्रहण किया। एस क्या है? 2 है, तो 2 ग्रहण करेगा। ठीक है ना। लिथियम ने 1 खोया, आई ने 1 ग्रहण किया तथा एस ने 2 ग्रहण किया। तो ये 2 ऑप्शन ही क्या है? सही दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो के और एम कहाँ है? ऑप्शन बी। 39 का ऑप्शन क्या है? आंसर ऑप्शन बी, के और एम, ये सही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण और खोने की बेस पर यह था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, ये जो पीएच वैल्यू पर है। ठीक है, मतलब किसका पीएच ज़्यादा है, किसका कम है, और आपको पता होगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो आप आसानी से बना सकेंगे। आपने देखा होगा कि एक पीएच स्केल होता है। ठीक, इधर 0, यहाँ बीच में 7 और इधर होता है 14। ठीक, इधर हाईली एसिडिक होते हैं, बीच वाला उदासीन होता है, ये क्षारीय होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है। अब यहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखिए कहाँ है? ए वाला तो सिर्फ 1 में ही दिखाई दे रहा है, ऐसे भी बना सकते थे।
ये आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर्वाधिक क्या होता है, अम्लीय होता है, इसलिए इसका लगभग 0 होता है। इस आधार पे कभी कभी एक ऑप्शन से भी आंसर बन सकता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक से ही बन गया ना, ये ऑप्शन डी है। तो सबसे ज़्यादा क्या बोला है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम को पहले रखना है, क्योंकि 0 किसका है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। तो ई सबसे पहले आएगा, उसके बाद ऐसे जमाते चलना है आपको, ठीक है। कभी कभी एक ऑप्शन से आंसर बन सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर किसका, 40 का। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्या है ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है। प्लास्टिक में विद्युत का चालन होता है क्या, नहीं। तांबा की तार होती है, नॉर्मल सी बात है। कांच में होता है क्या, नहीं। रबर में होता है क्या, नहीं। तो आंसर क्या रहेगा, तांबा। ये क्वेश्चन तो सभी ने बनाया होगा। 41 का क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 42, लैंगिक अलैंगिक प्रजनन के प्रकार एवं उनके उदाहरण के सही विकल्पों को पहचानिए। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, जब मेल और फीमेल गेमेट क्या होते हैं आपस में मीटिंग न करते हो। तो विखंडन, ठीक, फ्यूजन की प्रक्रिया होती है अमीबा में, सही कथन है। कलीकरण, यानी जैसे गुलाब की कली देखे हो ना, तो कली से क्या होता है, नया चीज बनता है। तो राइजोपस में वही प्रक्रिया होती है कलीकरण की, ठीक। ये पुनर्जन्म, पेनेरिया, क्या बोला है, पुनर्जन्म। तो पेनेरिया एक टूटेगा तो उनसे एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, नए प्लेनेरिया बन जाता है, ये पुनर्जन्म हो जाता है, ठीक। ये वाले भी कथन सही है, ठीक। अगला क्या बोल रहे हैं, बीजाणु उत्पादन, हाइड्रा। तो हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया से होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में ये बनेगा, एक नया प्लांट में हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बीजाणु उत्पादन नहीं होता। कहाँ से इसमें बीज, क्योंकि बीजाणु उत्पादन तो लैंगिक प्रक्रिया में होता है, जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट आपस में मीट करे, ठीक। तो ये आंसर नहीं रहेगा। तो क्या है आंसर में, ठीक, ए, बी और सी, ये नहीं रहेगा। तो ए, बी, सी कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42 का क्या रहेगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक। 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के, जड़त्व क्या है, यानी न्यूटन का पहला नियम, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो देखो रबड़ क्या है, थोड़ा सा हल्की होती है तो उसमें स्थिरता कम। पत्थर की गेंद, तो सबसे पहले रबड़ की गेंद, उसके पश्चात पत्थर की गेंद, उसके पश्चात साइकिल, ठीक। ये तीसरा, और चौथे में रेलगाड़ी। अगर ये चल रही तो इसको रोक पाओगे क्या, जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाए, नहीं, ठीक। खड़ी है तो इसको धक्का लगा पाओगे, पॉसिबल नहीं है, तो ठीक। तो सबसे सर्वाधिक जरूरत है किसका दिखाई देगा, रेलगाड़ी का। कहाँ दिखाई दे रहा है, दो में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तो आप बना सकते थे, रबड़ की गेंद हल्की होती, इसमें जड़त्व तो कम दिखाई देगा। तो आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले सी, एक ही में दिखाई दे रहा है, पहला में सी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। 43 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है, 44 ये प्रश्न है, ठीक। जो जलीय परिस्थिति, यानी जीव या फिर प्लांट्स जो जल में निवास करते हैं उनके लिए है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के मुख्य रूप से कौन सा अजैविक कारक जिम्मेदार होता है। जैविक और अजैविक कारक आपने सुना होगा, जो भी टेम्परेचर, तापमान, मिट्टी, ये सब किस में आते हैं, अजैविक कारकों में आते हैं। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है ना, ठीक है, मैराइन इकोसिस्टम में रीजनल डिफ्रेंसिएशन किसकी वजह से दिखाई देता है, मूल रूप से तो वो होता है प्रकाश के प्रवेश की वजह से दिखाई देता है, ठीक है ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, टेम्परेचर और मिट्टी की संरचना, ये तो सब बाहरी पहलू है। प्रकाश का प्रवेश, क्योंकि जलीय तंत्र में कौन प्रवेश करता है, ये प्रकाश ही तो जाता है ना, तब उसमें आप रीजनल डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर क्या रहेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें दो आंसर, दो कॉलम दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग वाला है, देखते हैं। चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 45, दो कॉलम मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, कॉलम ए और कॉलम बी। ए बोल रहा है प्राकृतिक चयन, बी बोल रहा है कृत्रिम चयन, अनुकूलन और विकास, ठीक। विकास जो सीडीपी वाले हों, चाइल्ड डेवलपमेंट में जानते होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट से ऐसा क्या है, जीवों के लक्षणों में समय के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। समय के अनुकूल जो परिवर्तन हो विकास है, ठीक है ना। जैसे आप सीडीपी में बच्चा जो है जन्म से लेकर के युवा अवस्था तक वृद्धि करता है, शारीरिक मतलब मात्रात्मक गुणात्मक विकास देखा होगा,
उसी प्रकार से यहाँ लक्षणों में विकास होता है, विकास के क्रम में, ठीक है ना, परिवर्तन दिखाई देता है। दूसरा क्या है, अनुकूलन, पर्यावरण के अनुसार लक्षणों का विकास होना क्या कहलाता है, अनुकरण। प्राकृतिक चयन का मतलब क्या है, पर्यावरण के अनुसार उपयुक्त जीवों का चयन करना। और कृत्रिम चयन, मानव द्वारा चयन, कृत्रिम चयन मानवीय जो होता है वो कृत्रिम कहलाता है। ये ऑप्शन था, ठीक है, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का ए। कहाँ दिखाई दे रहा है वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो 45 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, जीवों के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में जमाइए। जीव विकास जब होता है तो आपने पढ़ा होगा कि जब मेल गेमीट मिलते हैं तो क्या बनती है एक, ठीक, एक कोशिका बनती है, इधर से मेल गेमीट इधर से फीमेल गेमीट, ये कोशिका बनी तो सबसे पहले क्या होगा, प्रजनन, तभी तो मेल गेमीट फीमेल गेमीट आई। प्रजनन के पश्चात कोशिका में क्या होगा, विभाजन, ठीक। अब जब कोशिका में विभाजन होगा तो उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। वृद्धि होगा तो वो क्या करेगा, कोशिका डिफ्रेंसिएशन करेगा और एक नए रूप में क्या होगा, कंडेंस यानी संगठित दिखाई देगा। तो ये चरण है उसके, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, कहाँ का है, सबसे पहले क्या हुआ, प्रजनन हुआ, फिर सेल डिवीजन हुआ, ए सी, उसके पश्चात क्या हुआ, वृद्धि हुई, बी, ए से बी, डी और ई। तो ए सी बी डी और ई, ऑप्शन डी। ये कथन क्या है, 46 के लिए ऑप्शन डी इज आंसर, ठीक है। 46 का आंसर डी, ऑप्शन डी। चलिए 47 देखते हैं, ये कथन कारण के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 जो है कथन कारण पर बेस है। जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर आगे की ओर बल लगता है और बंदूक की प्रतिक्रिया होती है, नॉर्मल सी बात है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो है ना न्यूटन का जो है थर्ड लॉ है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हैं, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। तो एग्जाम्पल ही पढ़ते हो, बंदूक में चलाई जाने वाली गोली, तो बंदूक जब चलाते हो तो ये उदाहरण पढ़ते हो क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया में, तो क्या रहेगा, कथन भी और कारण भी दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। तो आंसर ए इज अ राइट आंसर, दोनों सत्य हैं और आर जो है ए एस का क्या है, सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। 47 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक। सही जोड़ी मिलाइए पर बेस्ड है। कई तो देख करके भी बना लिए होंगे, कई बार एक ऑप्शन देख करके भी आप आंसर लगा सकते हैं। मरुस्थल है, मरुस्थल में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन रहेगी, मोटी त्वचा चाहिए, दिन के समय सक्रिय निष्क्रियता, क्योंकि दिन के समय ना कोई जीव दिखाई देगा ना कहीं कुछ, क्योंकि गर्मी अधिक होती है, रेतीला स्थान होता है, ठीक है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, ठीक, तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है तो उसमें क्या जरूरी है, गलफड़ा, शरीर में नमक की सहन क्षमता, ठीक। तो कई बार तो दो ही ऑप्शन में वो सब दिखाई देने लगते हैं। पर्वतीय आवास, पर्वतीय आवास अगर बोला तो पर्वतीय आवास में क्या है, मोटे फर होते हैं, कम तापमान झेलने की क्षमता होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में बड़े बड़े जो चौड़े पत्ते वाले होते हैं ना, वैसे पारिस्थितिक तंत्र दिखाई देते हैं। तो कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए का क्या है, डी है, बी का क्या है, सी है, ठीक, और सी का है, ठीक, पर्वतीय आवास, सी का बी और डी का क्या है, ए। तो यहाँ ए शुरू में ही उष्णकटिबंधीय और एक भी लगाते तो चल जाता काम। और यहाँ देखो मरुस्थली, तो एक ही ऑप्शन से बन गया। मरुस्थल में क्या होता है, कंसंट्रेटेड यानी सांद्रित यूरिन होती है, ठीक। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या था, 48 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से कथन कारण पर बेस है। क्या बोल रहा है वाला क्वेश्चन, कथन क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, कभी नहीं काटती, नॉर्मल सी बात है, कभी नहीं काटती है रेखाएं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या बोल रहा है, ये कथन है या एक कारण है, ना काटने का रीजन ये दो ध्रुव होना नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों कथन तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो आंसर सी, 49 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ये जो है विघटन पर बेस्ड क्वेश्चन है। विघटन को क्रम से जमाइए, तो किसका विघटन जो है सहजता से होता है, तो सहजता से क्रम से जमाना है। सबसे सहज रूप से पहला विघटन किसका होगा, तो सबसे पहले क्या है, बेरिलियम कार्बोनेट का, उसके पश्चात क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके बाद स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का, फिर
बेरियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो ये क्रम से था A B C D E, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 50 का क्या है, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है, ठीक। तो जैविक घटक में आपने सुना होगा, ठीक, पेड़ पौधे जंतु सूक्ष्म जीव सभी जैविक घटक में आते हैं। तापमान मृदा ये सब किसमें होते हैं, अजैविक घटक। तो पूछा क्या जैविक घटक नहीं है, तो क्या नहीं तापमान जो है वो पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, 51 का क्या है आंसर, ए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, 2 कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। यह है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 कॉलम है, इधर अम्लों के नाम दिए गए हैं, नाइट्रिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक। और एक ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H12O6, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये वह बाई जो कपड़ा धोती मतलब खाने का सोडा, ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ए का क्या है 2, बी का सी का ए और 4 का 4, कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ए का बी, ए के बी वाले 2 ऑप्शन से, यहाँ सी के 2 हैं, ठीक, सी का आई है, ठीक है। यहाँ तो 2 ऑप्शन है सेम सेम, देखिए यहाँ ऑप्शन सेम दे दिए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ए का 2 है, बी का 3 है, सी के 1 है और 4 का डी है, तो यहाँ ये दोनों रहेंगे। अब देखिए इसमें विलोपित करेंगे और कुछ नहीं इसका आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, जो फार्मूला जानता हो आसानी से बना सकता था। अब इसमें 2 आंसर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला भी रहेगा और ये वाला भी रहेगा, ठीक है। तो आप किसी एक को भी ले सकते हैं, लेकिन आप विलोपित करेंगे, इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं तो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 ऊष्मा संचरण किस किस रूप में होती है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया को बतलाना है। ऊष्मा संचरण में सम्मिलित होने वाली प्रक्रिया, ऊष्मा का चालन होता है, नॉर्मल सी बात है, ऊष्मा का संवहन होता है, ऊष्मा विकिरण के रूप में आती है, ठीक, ऊष्मा का रोधन नहीं होता, ठीक। किस रूप में होती है ऊष्मा, ये 3 रूप में, ठीक। तो कहाँ दिखाई दे रहे हैं PQR, ये ऑप्शन नंबर सी। 53 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं। क्षारीय विलयन से ऐसा क्या है एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार। तो जो होगा अम्ल वही नहीं बनाएगा क्या, क्षारीय विलयन। तो ये नहीं बनाएगा, बाकी सब बनाएंगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है। कौन नहीं बनाएगा, सिर्फ ये वाला। तो कौन कौन बनाते हैं पूछेंगे, ठीक। तो क्षारीय विलयन जो क्षार हो क्षारीय विलयन बनाएंगे। तो ए बी सी ये तीनों क्षार हैं, यही क्या करेंगे, क्षारीय विलयन बनाएंगे। 54 का ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, धातु नहीं है बोला है, ठीक है। तो जो क्या है पी ब्लॉक के तत्वों में आते हैं, आप ब्लॉक वाइज भी बांट सकते हैं। तो जो पी ब्लॉक के तत्व आएंगे वो क्या रहेंगे, अधातु रहेंगे। तो धातु नहीं है यानी क्या है, अधातु होगा। एल्यूमिनियम धातु है, जिंक जैसा धातु है, ठीक, कापर तांबा ये भी धातु है। कौन सा धातु नहीं है, ये सल्फर एस, क्योंकि पी ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। यही सब क्या है, ये ऑप्शन डी 55 का आंसर, ये धातु नहीं है, क्या है, सल्फर अधातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 क्या है, एथीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो एथीन में क्या है, C2H4 दिया है, तो C, ठीक, ये 2 है C और 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे, बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आएंगे। जहां वहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देते हैं क्या रहते हैं, असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक। तो क्या रहेंगे ये, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं 2 कार्बन अणुओं के बीच में। तो एथीन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ ओम का नियम दिया गया है, जो ओम का नियम जानते होंगे या उनका फॉर्मूला भी जानते होंगे, नीचे दिए गए ओम के नियम में संबंधित प्रमुख घटकों का पहचान कीजिए। आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, वोल्ट जो है एम्पियर और यानी धारा,
आई मतलब धारा, और रेजिस्टेंस की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो देखो ये तीन चीज दिखाई दे रहा है, एक तो विभव यानी वोल्ट दिखाई दे रहा है, और एक क्या है, धारा, रेजिस्टेंस, सिर्फ क्या नहीं है, तो घटकों को पहचानिए, बोला कौन कौन से घटक हो सकते हैं, तो घटक कौन कौन से होंगे यही आपको पहचानना है, ठीक है। या यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक। तो 1 2 3 ये तीनों थे, कौन नहीं था, ये वाला बस ये नहीं था, तो कहाँ है ऑप्शन PQR, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 57 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्या है 58, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये, निम्न को सम्मिलित करना है। दो कॉलम है, एक तो है कोशिका द्रव्य जो क्या क्या काम करते हैं, मांसपेशी, माइटोकॉन्ड्रिया और यीस्ट। यीस्ट जो होता है क्या करता है, ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। कोशिका द्रव्य क्या करता है, पायरुवेट का टूटना वाला है। मांसपेशी कोशिका पायरुवेट से इथेनॉल में परिवर्तन, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन, ठीक है। तो क्या हुआ, 1 का 2, मांसपेशी का टूटना पायरुवेट के इथेनॉल में, माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन डी यानी पायरुवेट से लैक्टिक एसिड, यीस्ट में क्या है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, ठीक है। तो कहाँ दिखाई दे रहा है ये, 1 का 2, बी का 3, ठीक, सी का 4 और 4 का है 1। तो यहाँ 1 वाला 1 ही दिखाई दे रहा था और सामने 2 वाला भी 1 ही है, तो ये एक बार में बन जाता। 58 क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 59, सोडियम बंसुन ज्वाला में पीला रंग देता है, इसका कारण क्या है। सोडियम का निम्न आयन होना, ये बिल्कुल नहीं, ठीक, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव आयन बनाते हैं। सोडियम की प्रकाश संवेदनशीलता ये भी नहीं है। धात्विक सोडियम का पीला वाष्प में ऊर्ध्वपतन, ये बिल्कुल नहीं। क्या है, आधिक्य में अवशोषित ऊर्जा का दृश्य वर्णक्रम क्षेत्र में क्या होता है, विकृत होता है, क्योंकि वर्णक्रम की वजह से क्या होता है, जो भी जैसा तो पानी के बुलबुले का रंगीन दिखा है ना, वर्णक्रम के कारण होता है ना, ठीक है ना। तो यही रीज़न है, क्या है, वर्णक्रम क्षेत्र में विकृत होना, ठीक है ना, विकरण के कारण ही क्या हो जाता है, ये पीला रंग का दिखाई देता है। चलिए ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा 59 का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 60, तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है, साबुन का मुख्य घटक क्या है, एल्कोहल, बिल्कुल नहीं। वसी अम्ल यानी फैटी एसिड, एसिटिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड। वसी अम्ल आपने सुना होगा, तो साबुन में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम के लवण पाए जाते हैं। ये वाली ऐसे संरचना देखी होगी, और ऊपर में क्या होता है, एल्किल ग्रुप होते हैं, वो सोडियम पोटेशियम के लवण जुड़े होते हैं, ठीक। तो ये अगर आप पढ़े होंगे वाली संरचना तो बना लिए होंगे, ठीक है। तो इसमें एमिनो वो फैटी एसिड यानी वसी अम्ल पाए जाते हैं किसमें, साबुन में, ठीक। तो 60 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। ये हुए पूरे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 60 क्वेश्चन, उनके संभावित आंसर, ठीक है, सटीक आंसर। चलिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, धन्यवाद। बच्चों, आज रविवार है 3 अगस्त। आज एक और पेपर व्यापम ने संपन्न किया। बच्चों को विश्वास जीतते हुए अपना कैलेंडर जारी हुआ, और प्रयोगशाला परिचारक जो 4 या 5 प्रकार का प्रयोगशाला था, उसमें इसमें भी था। तो इसका प्रश्न सॉल्व देखे हैं, तो प्रश्न तो बढ़िया आया है, बनाने लायक है। मतलब ये कह सकता हूँ आबकारी से अच्छा ही था, बनाया जा सकता है इसको। तो देखते हैं फटाफट क्या आंसर होता है, मिलान कर सकते हैं आप। तो मैं जीएस का देखता हूँ, बाकी हमारे और भी एक्सपर्ट है साइंस वाले, वो लोग देखेंगे। तो जीएस का देखिएगा, 61वां प्रश्न है, सेट मुझे पता नहीं कौन सा है ये। तो आपका छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में, यानी कि इसमें इम्पोर्टेंट होता है सर्वाधिक भाग में। सर्वाधिक मतलब होता है सर्वाधिक, यानी कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा होता है, इधर उधर भटकने का नहीं है, सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ होता है। तो ये प्रश्न पता नहीं कितना बार आया होगा, गिनती नहीं है। और हर बार कभी धान रहता है, कभी चावल रहता है, कई बार अनाज रहता है। ये सब कला है व्यापम पीएससी का। तो गेहूं है, चना है, चावल है, कोदो कुटकी है। तो आप ही समझदार हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, चावल होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने वाला कहानी नहीं। अनाज रहता है कई बार चावल रहता है, कई बार धान रहता है। तो इसमें आंसर सी होगा, सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है। तो इसमें ज़्यादा माइंड इधर उधर नहीं करने का। आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
ये थोड़ा सा कूट वाला है तो ये ऐसे ही आएगा। देखिए इसमें लिखा है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करो बोल रहा है ये। इसमें आरोही आरोही वाला कोई मैटर नहीं है, डायरेक्ट अरेंज करो बोल रहा है। तो ये लिखा है आपका तुम्हारा स्वराज पार्टी की स्थापना, रोलेट एक्ट का पारित होना, साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा, नेहरू रिपोर्ट का घोषणा, चौरा चौरी कांड, इसको अरेंज करो बोल रहा है कि पहला कौन हुआ बाद में इस टाइप का। तो आप अगर यदि बनाना चाहेंगे तो ये सोचना ये है आपका तुम्हारा ये 23 का है, ये आपका रोलेट एक्ट ये 19 में हुआ, साइमन कमीशन 27 है, नेहरू रिपोर्ट 28 है, सॉरी ये 28 है, चौरा चौरी 22 है, सब में 1900 लगा देना, क्लियर हो जाएगा। अब इसमें से हमको पहले नंबर में देखना है तो पहला कौन आ रहा है आपका तुम्हारा, देख लो गौर से कौन सा है, 19 यानी कि बी। अब ऑप्शन में देखो कौन सा वाला बी है, तो एक तो गायब हो गया, सी नहीं, डी नहीं दिख रहा है सर। इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा ये, तब डी आएगा। ये ऐसा ये देखना पड़ेगा, ये देखो तो आपका ये थोड़ा सा मिट गया हमारा। तो ये 23 में है, ये 19 में है, ये साइमन कमीशन की नियुक्ति वाला जो है आपका 27 है, नेहरू रिपोर्ट 28 में है, चौरा चौरी 22 में है। अब देखिएगा यहाँ पे कि पहला वाला कौन सा घटना घटा है, तो पहला वाला इसमें से घटा है 19 वाला रोलेट एक्ट, यानी बोले तो आपका बी, यानी कि आंसर है या तो बी है या तो क्या है आपका सी है। अब इसके बाद देखते हैं रोलेट एक्ट के बाद कौन सा घटना घटा है, तो रोलेट एक्ट के बाद आ जाएगा आपका तुम्हारा ई। तो ई वाले में कौन है, बी और ई, मतलब ये आंसर सी होना चाहिए। ये अब इसको देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, बी, उसके बाद ई, उसके बाद तीसरा में ए यानी 23, ठीक, रोलेट ठीक है, ये 84 के बाद। उसके बाद आ गया सी बोले तो आपका 27 है, उसके बाद लास्ट में डी, कौन आपका नेहरू रिपोर्ट 28। आंसर सही, करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी। अरेंज करना है मतलब सन पता है तो बना सकते हैं आप। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी ने अपना गुरु कहा था। पता नहीं है कितना बार प्रश्न में आ गया, बोर हो गए हम लोग। तो ये रामदयाल तिवारी जी है, नारायण राव है, छोटेलाल श्रीवास्तव है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है सुंदरलाल शर्मा है। राजीव में अछूत द्वार के क्षेत्र में महात्मा गांधी ने इसको अपना गुरु कहा था, क्योंकि ये दलित लोग को, सतनामी लोग को जनेऊ पहना रहे थे, वो एक कार्यक्रम था। तो सरल है, इसको तो किसी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा कूट वाला है, इसके लिखा है आपका, बढ़िया प्रश्न है, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को आरोही क्रम में, आरोही मतलब चढ़ना है, पर्वत आरोही यानी चढ़ना है, आरोही मतलब घटना है, यानी कि कोयला का 4 प्रकार होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, 4 होता है कोयला का। और कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा एंथ्रेसाइट में होता है 70+, और 60 से 70 के आसपास में आपका तुम्हारा बिटुमिनस, यस, और 50 से 60 70 ऐसा समथिंग आ जाता है आपका लिग्नाइट, और 50 से कम होता है पीट, चूरा बोलते हैं, डस्ट। इसमें आजकल ना काला कलर का ईटा बनता है। तो ये 4 है, तो ये चारों को अरेंज करके देखना है। तो पहले पीट आएगा, यानी कि चौथा वाला, तो इसमें से देखना है आई बी। तो ए और या क्या है आपका 3 है, देखो, यानी कि कंफर्म पता है पहले पीट आएगा, क्योंकि इसमें 3-4 ऑप्शन में बी बस नहीं है, यानी बी पहला नहीं है, मतलब इसका काट दो पहले, ये आंसर नहीं होगा ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आई के बाद क्या आएगा, पीट, पीट के बाद क्या आता है आपका लिग्नाइट आएगा दूसरा। तो दूसरा वाला कहाँ है सर, दूसरा आई बी, दूसरा ये सी। आपका आई के बाद दूसरा आ गया चौथा, उसके बाद दूसरा, और उसके बाद आ जाएगा पहला, फिर तीसरा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर आपका तीसरा है, सी है, पता चल गया। यानी ये आएगा पीट, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद आपका तुम्हारा बिटुमिनस, उसके बाद एंथ्रेसाइट। और एंथ्रेसाइट ना जम्मू कश्मीर में थोड़ा मात्रा मिलता है, बाकी ऑस्ट्रेलिया से आयात होता है। तो ये बढ़िया प्रश्न है अरेंज करने वाला, क्योंकि आपको कार्बन की मात्रा पता है। तो एक तो सी आंसर है सर। आगे देखें, इसके बाद आ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है जी इसमें, छत्तीसगढ़ के पुटका पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है। तो आप लोग बाल्को के बारे में सुने होंगे। तो बाल्को से जो आपका एल्यूमिनियम के लिए जो आपका बक्साइड आ रहा थे, वो पुटका पहाड़ से आ रहा है, फिर उसका जारंग पाट, जमीर पाट, जसपुर से शुरू हो रहा है। तो इसका आंसर, राइट आंसर बक्साइड होगा सर, सी है इसका। ओके, आगे देखिए, सरल है। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित इस्पात उद्योग को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम में जमाइएगा। बिल्कुल एकदम राइट आंसर, जबरदस्त तरीके से है ये। इसका ना अगर यदि भारत भूगोल का अक्षांश देशांतर से पढ़ोगे तभी बनेगा। तो इसको आप देखेंगे ना, तो इधर नक्शा बना सकते हैं अगर चाहे तो जैसे मान लो अगर यदि ये पश्चिम बंगाल है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद निसंदेह यहाँ पे ऐसा ये झारखंड है, उसके बाद ये ऐसा आके ये उड़ीसा है। अब ये 3 राज्य की कहानी है। तो आपको झारखंड और उड़ीसा ऐसा लग रहा है, लेकिन उड़ीसा ज़्यादा छत्तीसगढ़ तरफ है। तो राहुल के लाना यहाँ पे है,
देखो ये बोकारो, दुर्गापुर, बर्नापुर, राहुल किला लिखा है ना, राहुलपुर यहाँ पे है और बोकारो जो है ना झारखंड में यहाँ पे है। और मेन फंस गया दुर्गापुर और बर्नापुर। दुर्गापुर और बर्नापुर दोनों आपका लोहा कारखाना पश्चिम बंगाल में है। तो इसको गौर से आप देखेंगे ना तो पश्चिम बंगाल में पहले आएगा बर्नापुर और वहीं पे क्या है दुर्गापुर। इसका मतलब इसको पहले क्या आएगा आपका तुम्हारा राहुल किला, उसके बाद बोकारो, उसके बाद बर्नापुर और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका तुम्हारा दुर्गापुर। ऐसा इसको अरेंज करना है। कौन सा दिशा में आपका? पश्चिम से पूर्व। कहाँ से आपका? पश्चिम से लेके पूर्व की ओर। तो इसमें पहला वाला क्या आएगा? राहुल किला। तो देखो राहुल किला कौन सा नंबर में लिखा है? डी। तो डी वाला ही होगा, यानी कि इसमें से दो है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये डी आंसर नहीं हो सकता। आंसर या तो बी या सी में है। अब उसका राहुल किला के बाद ए होना चाहिए, तो ए का है, बी के बाद ए, दोनों हो गया सर। डी के बाद ए दोनों हो गया, मतलब दोनों अभी तक नहीं पकड़ में आए। अब इसके बाद फंसा दिया दुर्गापुर बर्नापुर, इसलिए इसको अधिकांश बच्चे नहीं बना पाएंगे क्योंकि दोनों पश्चिम बंगाल में। अब इसको अक्षांश देशांतर से जानते हैं तब पता चलेगा। पहले पड़ेगा बर्नापुर यानी सी, और सी के बाद आएगा क्या आपका? बी। तो सी बी वाला होगा, सी और बी, यानी करेक्ट आंसर क्या है बोलेगा आपका? सी है। हो गया? देखिए ऐसा बनता है ये। आगे देखो, इसके बाद सर ये कौन सा प्रश्न है? ये कट गया है, ये क्या समस्या है? हाँ ये समस्या सर, ये निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक नॉन मेटल है, ऐसा पूछा है। नॉन मेटल तो तांबा, सीसा, अभ्रक और सोना। अब हम लोग इतने दिन से पढ़ा रहे हैं सर, तो रियल में इसका आंसर मेरे को ऐसा लगता है कि वो आंसर अभ्रक को लेगा, अभ्रक को लेगा आंसर। लेकिन यहाँ एक समस्या ये है कि यहाँ पे सीसा है, लेड है, तो ये भी कहानी है। तो इसमें क्या है? नॉन मेटल यहाँ दोनों हो गया है, दोनों है, दो आंसर है यहाँ। अब कैसे करोगे? लेकिन वो ज़्यादातर अभ्रक लेने का चांस है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ये विवादित है सर, इस प्रश्न को हम नहीं बना सकते, ये विलोपित होना चाहिए क्योंकि सीसा भी नॉन मेटल है और अभ्रक भी नॉन मेटल है। सिर्फ मेटल दो ही है, तांबा और क्या है आपका? सोना। तो ये प्रश्न बेकार है सर, इसको डिलीट मारेगा वो। मारना चाहिए क्योंकि ये दोनों क्या है आपका तुम्हारा? नॉन मेटल है, मेटल नहीं, गलत हो गया है। आगे देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? खनिज पर, कृषि पर, ऊर्जा पर, विनिर्माण पर। मतलब वो बता रहे जी कि किस किस पर निर्भर है। तो आपको देखना निर्भर, खनिज पर भी निर्भर। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर किस पर आधारित है बोल रहे हो? अर्थव्यवस्था किस पे चलता है बोलेगा? तो आप तो सभी जानते हो सर। देखो निम्नलिखित में से क्रम से जमाओ आपका, तो आप खुद देखो, आपका खनिज पे हमारा जीवन चल रहा है, अर्थव्यवस्था। कृषि के बिना तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। आपका ऊर्जा बिना बिजली, देख रहे हो आप, एनटीपीसी कहानी, राज्य सरकार, ये सब ताप मुद्दत मड़वाड़ो सब। उसके बाद विनिर्माण कम है, 1% है, लेकिन आपका है तो हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये सारे चारों है। अब ये चारों वाला देख लो कहाँ पे है, तो एक ही दिख रहा है सर। कौन सा? आपका डी वाला। तो डी में जे, के, एल, एम। तो ये सर आपका आंसर डी होना चाहिए। इसका आंसर वो डी लेना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में चारों पे निर्भर है सर। ऐसा चीज़ नहीं है जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, सभी पाए जाते हैं। पेपर मिल कहाँ है? तो पेपर मिल स्थित है तो जांजगीर चांपा लिखा है, महासमुंद लिखा है, बिलासपुर में लिखा है और आपका गरियाबंद। तो पेपर मिल सर प्रस्तावित तो बहुत जगह है, लेकिन ये पैटर्न ना देख के पता चलेगा कि ये पुराना स्तर पे पूछ रहा है ये। तो जांजगीर चांपा में ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल है, महासमुंद में नहीं है, बिलासपुर में मध्य भारत पेपर मिल है, बहुत प्रसिद्ध है, अति पेपर पर वायरिंग छपते रहता है। गरियाबंद में प्रस्तावित है, लेकिन गरियाबंद को आंसर नहीं लिया क्योंकि इसमें मेरे को दो ऑप्शन वाला ही है। गरियाबंद है, बस्तर है, इसमें प्रस्तावित है पेपर मिल, लेकिन गरियाबंद ऑप्शन वाला है ही नहीं ना, दो ही है। मतलब साफ बात है, इसका आंसर जांजगीर चांपा बिलासपुर है। अब यहाँ ए और 3 देखना है अपने को, 1 और 3। तो यहाँ 1 और 3 वाला ऑप्शन ही नहीं है। देख कैसा घुमा है, देखो आप इसको, पहले 3 को लिख दिया है, उसके बाद 1 को लिखा है। ये 3 लिखा है, फिर 1 लिखा हुआ है। तो इसको समझिए आप, मतलब घुमा रहा है, लेकिन 1 और 3 ही आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, 1 और 3, यानी 3 और क्या है आपका? 1। आगे देखो, देखिए रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? रेलवे वैगन रिपेयर शॉप, ये रेलवे वैगन रिपेयर शॉप को बिलासपुर से रायपुर में स्थापित करने वाले राष्ट्रीय स्तर के नेता विद्याचरण शुक्ला जी थे और 1966 में रायपुर में स्थापित किया उसने। और 1966 हमेशा आंसर लेता है, लेकिन इस बार ऑप्शन को देखो, 1960, 1965, 1963 और 1968 ऑप्शन में ही नहीं है। 1966 ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन ऐसा प्रश्न आता है ना तो करीब को देखा जाता है, करीब, कौन करीब में है। तो करीब में कौन है? 1965 और 1968। तो इससे ये दोनों में से एक आंसर आएगा। तो बताओ 66 के करीब कौन है? 65। तो 65 को हम आंसर लेंगे सर इसका, 1965, जबकि रियल में 66 है। तो ये है रेलवे वैगन रिपेयर शॉप। अब देख लीजिए, इसमें आया है कारण कथन को विकल्प है। कारण कथन लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में है, कारण छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय बिलासपुर में है।
मतलब पहली बार कारण कथन में ऐसा प्रश्न पूछ दिया राजधानी और हाई कोर्ट। 19वां 20वां से कोई लेना देना नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, इसलिए नहीं है कि आपका बिलासपुर में हाई कोर्ट है। ये तो हम चाहेंगे तब हाई कोर्ट बदल सकते हैं, राजधानी बदल सकते हैं। पहले राजधानी कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली हो गई। आप कई देशों में देखना, ये म्यांमार में आए दिन राजधानी बदल रही, हर देश की राजधानी बदल जाती, श्रीलंका में बदल गई। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सही है। बिलासपुर राज्य की राजधानी रायपुर है, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय आपका बिलासपुर है, दोनों सही है। लेकिन दोनों एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं करेगा, क्योंकि स्पष्टीकरण का मतलब ही नहीं है ना, मैं कल जगदलपुर में बिलासपुर हाईकोर्ट बना दूंगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है उससे। तो दोनों सही है, स्पष्टीकरण वाला लेना देना नहीं है। इसका आंसर होगा दोनों सत्य है, लेकिन स्पष्टीकरण वाला नहीं होना चाहिए। तो कौन सा इसमें तो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण नहीं करता, इसका आंसर बी होना चाहिए। कारण और कथन दोनों सत्य है, परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब कोई जरूरी नहीं, एक दूसरे का पूरक नहीं है। लोग हम रायपुर में ही स्थापित कर सकते हैं हाईकोर्ट को, उसमें क्या दिक्कत है। तो बढ़िया प्रश्न पूछा है जी, एकदम घुमाने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लिखा हुआ है नीचे दिए गए अभिकरण को सही विकल्प चुनिए। भारत का चाय वृहद उत्पादक देश है। दूसरा लिखा हुआ है भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अब इसको देखते हैं क्या है। भारत का चाय वृहद उत्पादक देश है। वृहद उत्पादक देश का मतलब सबसे ज़्यादा, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन करता है? चाइना। और यहाँ पे भारत लिखा है, इसका मतलब है कि ये ऑप्शन क्या है? गलत है, रॉन्ग है। दूसरा देखो, कारण भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सर, इसीलिए असम तरफ, दार्जिलिंग तरफ क्या होता है आपका? चाय होता है। यानी कि ये वाला क्या है? सही है। शीतोष्ण होता है जिसमें चाय के लिए पानी चाहिए, लेकिन वो ढल जाना चाहिए, कम पानी में होता है, ज़्यादा पानी में चाय नहीं होता। इसीलिए अधिकांश चाय चाइना के आगे बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे शीतोष्ण जलवायु है, इसलिए चाइना आगे हुआ। तो देखो इसका आंसर क्या होता है आपका, इसमें क्या वाला होगा? इसमें एस जो है आपका गलत है, और आर क्या, कारण क्या है आपका? सही है। तो इसमें देखो कौन सा वाला ऑप्शन आएगा इसमें से। ये तो दोनों सही वाला है, दोनों सही है, परंतु आर व्याख्या नहीं करता। एस सही है परंतु आर सही नहीं है। इसमें कौन सा? एस सही नहीं है परंतु आर सही है। मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। तीसरा, चौथा नंबर वाला डी। इसमें क्या? एस सही नहीं है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है? सही है। तो ध्यान रखेंगे, चाय के उत्पादन में भारत 2 है, दूसरा है, गलत है। आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? नगरीय मतलब सबसे ज़्यादा शहर कहाँ है, ऐसा बोल रहा है। तो ये तो इतना पुराना प्रश्न है, कोई हद नहीं है, मतलब बहुत बार आ गया, तो उसका दुर्ग है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रायपुर है, कोरबा है, बिलासपुर है। लेकिन जो लोग कोचिंग नहीं किए होंगे ना, वो लोग किसको मारेंगे? आपका रायपुर को, क्योंकि राजधानी का नहीं, दुर्ग शहर जो है ज़्यादा शहरी है। इसके बाद तुम्हारा आ जाओ, सरल है ये वाला प्रश्न, ऐसा पूछ दिया है भारी खतरनाक। देखो आप, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित किए जाते हैं? मतलब वो बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन कौन सा ट्रेनिंग होता है, ऐसा वो बोल रहा है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। बी बोलता है राज्य शासन के सेवारत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। सी बोलता है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम। डी बोलता है राष्ट्रीय प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम। यानी आप लोग सुने होंगे डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार को जो ट्रेनिंग देते हैं ना, उस जगह के बारे में पूछ रहा है कि ये लोग कहाँ कहाँ कौन कौन सा चीज़ को उस जगह में ट्रेनिंग प्रशासन अकादमी में होता है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें से ना सर अखिल भारतीय सेवा मतलब हमारा पीएससी वाला वो वाला होता है। उसके बाद राज्य शासन के सेवारत अधिकारी, इनका भी ट्रेनिंग होता है। आपको तुम्हारा राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन वाला भी होता है आपका तुम्हारा। और ये जो राष्ट्रीय प्रबंधन प्रशिक्षण है ना, ये इस पर डाउट है थोड़ा सा। मतलब राष्ट्रीय प्रबंधन यानी मैनेजमेंट है ये, इसका अपने को वहाँ पे जानकारी नहीं है कि इसका होता है या नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा डाउट है कि ये नहीं होता। तो ऑप्शन को देख रहे हैं तो चारों तो है नहीं है, तो ऑप्शन से ऐसा लगता है कि ए बी सी, यानी कि ये तीनों सही, क्योंकि अगर डी वाला होता ना तो हमको आंसर लेने में क्या होता, तकलीफ होता। ऑलरेडी उसने चौथा वाला ऑप्शन हटा दिया है। तो ये 100% है, इसका आंसर ऑप्शन से बन रहा है, क्योंकि हमको डाउट है डी में, और डी ही ऑप्शन में नहीं है, आंसर में नहीं आ रहा। इससे लगता है अपने को कि इसका आंसर जो होगा वो आपका ए होना चाहिए। इसको ए बी सी डी वाले से काटने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, ये क्या लिखा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वतीय कौन सी है? मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है। तो एक का नाम अनाईमुड़ी, एक का नाम डोडा बेट्टा, एक का नाम महेंद्रगिरी, एक का नाम जवादी। तो आप लोग को बता दें ये दोनों है, ये दोनों ऊपर वाला यही दक्षिण भारत की दोनों ऊंची चोटी है। लेकिन इसमें सबसे टॉप में ये है
2695 मीटर और 2637 मीटर के साथ डोडा बेटा, ये नीलगिरी की ऊंची चोटी है। अब ये अनाईमुड़ी की है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पे राजमल्ले नेशनल पार्क है, आप जाइएगा कभी, पूरा पहाड़ी में चढ़ना होता है। मुन्नार है यहाँ, मुन्नार केरल में सबसे मस्त। अनाईमुड़ी इसलिए बोला गया, अनाईमुड़ी का मतलब होता है हाथी की मुंडी, एलिफेंट का सिर होता है, और सेम पर्वत से बना हुआ है, इसलिए ज़बरदस्त जगह है, पिकनिक स्पॉट है। तो यहाँ पे घूम लिए है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन है आपका? अनाईमुड़ी। इसका आंसर होगा ए। इसमें लिखा है, सुमेलित करो कॉलम 1 2। सिहोर नगरी सत्याग्रह कहाँ हुआ? क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? सोना खान जमींदार कहाँ स्थित थी? आयतू महारा को किस जेल से कैदियों को रिहा करवाया था? ऐसा है 4 ऑप्शन। तो ये 4 ऑप्शन देखो, सिहावा जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? धमतरी में। क्षेत्रफल की दृष्टि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा रियासत बस्तर। सोना खान जमींदार कहाँ स्थित है? तो सोना खान तो बलौदा बाजार, तो बलौदा बाजार ऑप्शन में नहीं है, तो रायपुर। उसके बाद आयतू महारा ने किस जेल के कैदियों को रिहा किया था? तो साफ बात है दक्षिण का है, छत्तीसगढ़ बस्तर का आयतू महारा। तो बस्तर में ये देखो आप, बस्तर वाला कौन सा है? बस्तर तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा जमींदार वाला, तो ये नारायणपुर को छुड़ाएगा। तो ये साफ बात है, सिस्टम में बना है। यानी सिहावा जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका आंसर है आपका धमतरी। तो पहला का आएगा 2। अब पहला का 2 वाला देखते हैं। तो पहला का 2 वाला यानी कि ये ए आंसर नहीं है, इसका आपका सी आंसर नहीं है, 2 कट गया। अब आंसर या तो बी है या तो डी है। आप देख लीजिए दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे, तो बी का आंसर क्या है आपका? बस्तर। तो चौथा, बी का चौथा। अब बी का चौथा वाला देखो, बी का चौथा वाला, बी का चौथा ये आ गया, और यहाँ बी का चौथा एकदम करेक्ट। कौन सा आंसर है इसका? बी है। इसका आंसर बी है। इसको ऑप्शन से बनाने में आसानी होता है एकदम। देख लीजिए आगे, बाकी सरल है, ये जोड़ा जा सकता है। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच बनी। छत्तीसगढ़ की प्रथम किन्नर सरपंच अभी बनी है, अभी ताज़ा, हाल ही में, अभी इसको करंट अफेयर में मैं पढ़ाया हूँ। मधु किन्नर नहीं सर, मधु जो है ना छत्तीसगढ़ की प्रथम महापौर है, रायगढ़ की मधु किन्नर। उसके बाद बॉबी, उसके बाद सोनू, उसके बाद लक्ष्मी। तो ये ना, इसको हम लोग सोनू दीदी बोलते हैं। ये जो पहली किन्नर है इसको सोनू दीदी बोलते हैं, जांजगीर चौवा तुम्हारा मनेन्द्रगढ़ तरफ। तो ये है आपका तुम्हारा सोनू दीदी, छत्तीसगढ़ में प्रथम। पढ़े रहेंगे तो ही बनेगा, गेस नहीं कर सकते इसको आप, पता रहेगा तब। आगे देखो, छत्तीसगढ़ का क्या लिखा है सर? छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गांव कौन सा है? करंट अफेयर में सर अब भी पढ़ाएं इसको हम लोग। तो पहला क्या है? बड़े गुरबा, बड़े सट्टी, आपका क्या है? केरलो पेंडा रेड्डी पाला। तो इसका आंसर है सर बड़े सट्टी। यह है, अभी मैं पढ़ाया इसको करंट अफेयर में। 2 चीज़ें एकदम स्पेशल पढ़ाया। ध्यान रखने वाला, नक्सल मुक्त गांव कौन है बोलेगा तो आपका तुम्हारा बड़े सट्टी, और एक है आपका तुम्हारा बिजली मुक्त वाला, तिमीनार वाला, तो वो चीज़ भी काम का है। तो इसका आंसर बी है सर, कुछ करने की जरूरत नहीं। बड़े सट्टी, कोपन और क्लोज, नक्सली बंद। इसके बाद तुम्हारा आगे देख लो, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी सीमा किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी तो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। इसका आंसर करेक्ट क्या है? डी है। कुछ करने की जरूरत नहीं, सरल है, इसको इजी बना लोगे आप। इसके बाद देखें जी क्या है ये क्या लिखा हुआ है आपका तुम्हारा? छत्तीसगढ़ में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को किस जिले में स्थित है? कोरबा। कई बार ना एकदम पानी टाइप पूछ देता है जी, बड़ा समस्या है, और जहाँ पूछता है ना इतना टफ कर देता है, आदमी क्या बनाए क्या नहीं, ऐसा हो जाता है। जबकि कई ऐसे प्रश्न है ऐसा घुमाने वाला जिसको बनाया जा सकता है, वो नहीं पूछता। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसको देख लीजिए आप, 2001, 2002, 2003 और 2004। इसको आप ना सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। लेकिन इसको ना छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी हमेशा याद रखना चाहिए आदमी को। इसका आंसर है आपका तुम्हारा सी, 2003, 18 नवंबर कुछ ऐसे समथिंग है, देख लेंगे आप। इसके बाद आ जाओ इधर, ये देखिए ये क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ के निम्न अभयारण्यों को उसके प्रमुख जिले के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करें। यानी कि ये जो लिखा हुआ है अभयारण्य, इसको उत्तर से क्या लिखा है? उत्तर से दक्षिण, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए करें। जब भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना तो क्या पूछा है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से, इसको पहले अंडरलाइन करते हैं। तो ये पूछा है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण मतलब क्या बोल रहा है? बलरामपुर से सुकमा तरफ आना है, ऐसा पूछ रहा है। ऐसा पहले क्लियर कर लो, प्रश्न पूछ के आ रहा है। उसके बाद तमोर पिंगला आया है, अचानक मार्ग है, बारनापारा, सीता नदी, पामेड़। इसको आप लाइन से अरेंज करो, बोल रहा है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में सबसे पहले यार को बलरामपुर जिला में कौन आता है? तमोर पिंगला। उसका अचानक मार्ग बिलासपुर,
उसके बाद राजा बानापारा महासमुंद में आता है, उसके बाद सीता नदी धमतरी में आता है, और पामेड़ कहाँ आता है? बीजापुर में। यानी इसको गौर से देखेंगे उत्तर से, मेरे को तो ऐसा लगता है क्रम से लिखा हुआ है, लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि सीता नदी के नीचे में क्या है? पामेड़ है। स्थापना कई बार लाइन से पूछ देता है, तो स्थापना भी आपको आना चाहिए। तो सीता नदी पहला, फिर आपका तुम्हारा ऐसा बनाना है इसको। तो ABCD लाइन से है, तो कौन सा वाला? ABCDE, मतलब डी के बाद ई, एक एक ठो मिलाना है। यहाँ देखो, यहाँ DEAB सब है। भारी परेशानी है, ऑप्शन को देखने के बिना मत मारना, सरल है करके मत मार के निकलना। यहाँ ई देखो, यहाँ पे D और E भी है, आंसर पलट सकता है आपका तुम्हारा। तो इसका आंसर होगा A। आखिरी तक मिलान करना है, 1 नंबर आपका भविष्य बना सकता है। हड़बड़ी फट से मत मार देना आपका कि सरल है करके। इसके बाद देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ले, ये पूछने लायक है जी, ये प्रश्न पूछने लायक है। लगता है ये आपका प्रयोगशाला परिचारक को 1 नंबर नहीं पता रहेगा, 1 नवंबर है करके। ऐसा पूछता है। और भी कई प्रश्न है जिसमें मज़ा आ सकता है। तो वो लॉलीपॉप लोगों को बताने के लिए मैंने बहुत प्रश्न एकदम ईजी पूछा, ताकि लिख ले। जो लोग कुछ नहीं करते, क्या बोलते, क्या सरल आया था, ले तो इधर बना के बता। ये सब बहुत सारा समस्या है सर। वो 1 नंबर को पूछ के वो हवाई लूटना चाहता है कि मैं ज़्यादा टफ नहीं पूछा हूँ, जबकि कई प्रश्न ऐसे हैं जो हवा में उड़ रहा है, कोई लेना देना नहीं है उसका प्रयोगशाला परिचारक से, वो प्रश्न पूछ दिया है। आगे देखो, इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 2002, 2003, 2004, 2005, वही लाइन से आ रहा है आपका तुम्हारा। तो आप लोग अगर यदि याद करोगे ना, तो ये तुमको निर्वाचन आयोग राज्य में, और याद करो विधायक वाला जो था वो चुनाव नहीं था, तो 2002 में बन गया था। 2002 है इसका आंसर, क्योंकि अजीत जोगी बिना चुनाव का मुख्यमंत्री बने थे। पहला छत्तीसगढ़ में निर्वाचित मुख्यमंत्री पहला डॉक्टर रमन है, और डॉक्टर रमन भी चुनाव नहीं लड़े थे, वो उपचुनाव डोंगरगांव से जीते थे वो तब। यानी दोनों मुख्यमंत्री पहला चुनाव नहीं जीते हैं। बड़ा हैरानी है, इसलिए कोचिंग की जरूरत है सर। ध्यान रखें, रमन भी पहला चुनाव नहीं जीता है, अजीत जोगी भी नहीं जीता है, लेकिन रमन को मुख्यमंत्री बनाना है करके उसको उपचुनाव करवाया गया। कहाँ? डोंगरगांव से। डोंगरगांव से कौन छोड़ा उस विधायक पद को? प्रदीप गांधी। तब उसको संसद का टिकट और वो ऑपरेशन दुर्योधन में लपटा गए, पकड़ा गए रिश्वत देते हुए। ये लंबा कहानी है सर। तो 2002 निर्वाचन आयोग, क्योंकि एक में भले राज्य बना था लेकिन चुनाव नहीं हुआ था। आगे देखो, लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? जास्कर अभी थोड़ा देर पहले और एग्जाम में पूछा था। काराकोरम, महाभारत, धौलाधर। तो रियल में सर ये जो लद्दाख है उसके ऊपर में ये काराकोरम, जहाँ से आपका तुम्हारा सिकंदर महान जी आए थे, सब ये है वही। तो जब भी लद्दाख के ऊपर साइड आए, लद्दाख के ऊपर बोले, कारगिल के ऊपर बोले, जम्मू के ऊपर बोले, कश्मीर के ऊपर बोले, जब भी कोई भी जम्मू कश्मीर का शहर का नाम है और उसका ऊपर आए तो उसका आँख बंद करके मारिएगा, वो है आपका काराकोरम दर्रा, सबसे प्रसिद्ध दर्रा और सबसे बड़ा दर्रा। आगे देखिएगा, इसके बाद है आपका तुम्हारा कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं शब्द है सर, इसमें ये अंडरलाइन करना है आप। नहीं गुजरती, यानी कि नहीं गुजरती, तो 8 राज्य से गुजरता है। अब आपको याद नहीं तो 8 राज्य लाइन से लिख लो, आपको पता चल जाएगा कौन आंसर है या नहीं है। तो हम लोग को तो लिखना नहीं पड़ता क्योंकि आदत पड़ गया है। तो एक का नाम झारखंड, एक का नाम मणिपुर, एक का नाम त्रिपुरा और एक का नाम मिजोरम। इसमें वो बच्ची जो है झारखंड मार दी है, झारखंड से ज़्यादा करीब से गुजरता है, क्योंकि रांची ही तो कर्क रेखा पे है। 8 राज्य में एकमात्र शहर जो कर्क रेखा बीचों बीच काटती है वो रांची है, झारखंड। तो मणिपुर सोचना पड़ेगा, त्रिपुरा और मिजोरम ये तो काटती है दोनों को, मणिपुर से नहीं गुजरता। इसका आंसर क्या है आपका तुम्हारा? बी है। आगे, हाँ, निम्नलिखित कॉलम, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कॉलम 1, कॉलम 2, मुख्य नदी और सहायक नदी। इसमें लिखा है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र। इधर लिखा है केनुला, प्राणहिता, कोयना और भवानी। आपको सच बताएं, एकदम सरल। आपको गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है? तो कोयना। इतना अति प्रसिद्ध है ये कोयना, महान बहुत बड़ा नदी है, इसमें बांध है बहुत बड़ा। तो ये एक आपको पता है, तो ए का आंसर क्या है? तीसरा। अब देख लो, ए का आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो फिर आगे पढ़ना पड़ेगा। तो ए का आंसर कौन सा है? तीसरा। एक आंसर इसी में मिल गया। अब ए का तीसरा और नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ए का तीसरा है ही नहीं। तो साफ बात है, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, ये आंसर है इसका, आगे मिलान करना ही नहीं। एक आंसर 3 अकेला है, मुझे कंफर्म पता है गोदावरी का सहायक कौन है आपका? कोयना है। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, सरल है, सबको याद करने की जरूरत नहीं, एक याद है, इतने में से काम बन गया। आगे देखो, ये जो प्रश्न है ना, बस्तर के मौर्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? बेगारी प्रथा, ये तो राजनांदगांव में हुआ था बेगारी प्रथा, सेवता सिंह ठाकुर ने किया था, इसलिए वो आंसर नहीं हो सकता। वन नीति लगान, लगान एवं वन नीति दोनों। अब इसमें सर अगर यदि ये व्यापम ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर वो क्या ले।
बस्तर में वन नीति भी सबसे बड़ा आंदोलन का कारण है और राजस्व में मतलब लगान है, दोनों है सर। तो जब ये बी में वन और सी में लगान है और नीचे डी में लिख दिया लगान एवं वन नीति, तो अपन सर दोनों को हम जानते हैं, दोनों कारण हो सकता है और उसने डी ऑप्शन है तो हम लेंगे डी को लेंगे। लेकिन अगर यदि वो डायरेक्ट अगर वन नीति भी ले देगा तो समस्या का कारण बन सकता है। लेकिन व्यापम को 99% आंसर लगान एवं वन नीति लेना चाहिए सर। अगर इसको नहीं लेकर फिर हमारा फिर समस्या शुरू हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या है, डी है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था? भगवान जानेल के बार पूछी सर, आओ तो बदलो प्रश्न सर। नारायण राव मेघावाले ये नो सर, वी नारायण सिंह, गुंडाधुर और बलदेव प्रसाद मिश्र, ये सब जानते हैं ना, ये वी नारायण सिंह बिंजवार। इन सब को पूछ के ना वाहवाही लूटना चाहता है, जबकि और भी कई ऐसे जगह पड़ा हुआ है जहाँ से प्रश्न उठाए तो बच्चों को लगे यार हम कोचिंग की तैयारी करते हैं तो नया नया चीज़ आता है। इस 100 प्रश्न 40 जीएस में से तो 15 जीएस पहले से तय है सर, वो पहले से पूछा हुआ है, उसको रिपीट मारता, वही 15 में नया प्रश्न पूछ देता तो क्या बिगड़ जाता। अभी यही पूछ दो सर, अभी हाल ही में वीर नारायण सिंह का कौन सा वन जिंदा है करके, तो नया मजा आ जाएगा उसको पूछने, वही वीर नारायण सिंह बार बार। बच्चे लोग को ऐसा लगता है क्या मतलब पढ़ के ऐसा हो जाता है कई बार। इसको देखिए, इसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथन RS को कारण कथन को मिलाओ। छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में धान की खेती होती है, बिल्कुल होती है सर। रबी फसल करता है, दोहरा फसल धान बोते हैं, बिल्कुल सही है ये। रबी कारण बोलता है रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसून वर्षा होती है। कहाँ होते सर यहाँ तो हमारे खरीफ फसल में पानी पर्याप्त नहीं आया, तो रबी फसल में कदे करा पानी गिर जाए, मानसून आ जाए तो बेकार है सर है। तो इसमें आप क्या आंसर लेंगे सर हम लोग, आपका तुम्हारा देखते हैं। और दोनों सत्य है नहीं है सर, दोनों सत्य है पर किंतु व्याख्या नहीं करता है, दोनों तो आंसर ही नहीं हो सकता सर। इसके बाद देखते हैं सी और डी में कौन आंसर है सर? एस क्या है, सही है, परंतु आर असत्य है, बिल्कुल ऐसी तो बनाए हूँ। और ये असत्य, हाँ ये सी आंसर है सर इसका, ये सी आंसर है इसका। पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है, गलत है। ऐसा देख के बनाएंगे आप। अब देखो सर क्या है, लंबा चौड़ा कहानी। महानदी की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर मिलान करने वाली निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सी सही क्रम है? शिवनाथ नदी, बोरई नदी, मान नदी, हसदेव नदी, केलो नदी। तो इसका तो पहले तो पश्चिम से क्या लिखा है आपका तुम्हारा, पूर्व ना, पश्चिम से पूर्व मतलब शिवनाथ नदी तरफ वाला। तो लो ये हो गया महानदी, महानदी में तुम्हारा ये शिवनाथ नदी आ गया, ये शिवनाथ आ गया। उसके बाद क्या आएगा सर, बोलई, केलो, हसदेव, पहले तो केलो आएगा सर लास्ट में, चलो ये केलो हो गया है ना। उसके बाद आ जाएगा, केलो के बाद मांड आ जाएगा, चलिए मान लिया मैं मांड है ना। उसके बाद आ जाओ, मांड के बाद क्या आएगा, हसदेव या बोरई। तो शिवनाथ तरफ से जाएगा तो हसदेव बोरई, तो ये आपका ये बोरई। और उसके बाद क्या है, ये हसदेव, ये बैठेगा। कितना नदी हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब पश्चिम से पहले में क्या आएगा, शिवनाथ, मतलब ए कहाँ है सर, ये ए तो सभी मैं देख रहा हूँ ऐसे ही फंसा के रखा है, चारों में आंसर डाल दिया है, नहीं आया अभी भी। ए के बाद क्या है, हसदेव, हसदेव कहाँ है सर, यहाँ पे हसदेव डी, ए के बाद डी, अरे तेरी इतना चिपका है, मतलब ये आंसर नहीं है, यानी ए डी वाला हो, तीनों में ए डी है, लो बताओ। उसके बाद क्या है, बोरई, बोरई कहाँ है सर, बी, बोरई का बी, बोरई का बी, तीसरा बी, तीसरा बी, तीसरा बी, ये तीसरा सी है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद ये नहीं हो सकता, आंसर डी है सर इसका। अब मिलान करो, ए डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और उसके बाद लास्ट में ई, ठीक है, यही है सर आंसर, डी है इसका। ऐसा बनाया जा सकता है इसको लाइन से, सरल है। इसके बाद देखेंगे, अभी ये चर्चा में आ गई थी ये लड़की, जूडो खिलाड़ी आपका तुम्हारा हेमवती नाग को नाग राष्ट्रपति द्वारा सम्मिलित किया गया था, कौन से स्थान में है? देखो सर इसको गौर से देखो, नाग है, या तो ये अंबिकापुर की हो सकती नाग आदिवासी, ऐसा रायपुर की जसपुर का भी हो सकता है, कोंडागांव। तो ये अगर पढ़े रहोगे तो पता चलेगा। इसका आंसर जो है ना सर, कोंडागांव की है, ये इसको भी बहुत सारा पुरस्कार मिला है। तो एक ही प्रश्न है जो रायपुर नहीं हो सकता, क्योंकि आदिवासी लोग की आबादी इसमें थोड़ा कम है, तो कोंडागांव आंसर है सर इसका। जानोगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, गेस नहीं कर सकते आप इसको। ये है सर, ये देखो इसको हमने बनाया है। हम इसको लाइन से याद रखते हैं, लेकिन परसेंट को याद नहीं रखते हम लोग, ध्यान नहीं देते कितना प्रतिशत होता है करके।
तो इसको हमने हल किया तो पता चला भारत की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं। तो सर इसका रेक्ट 24.66 सही है, लेकिन यही वाला गलत है सर, इसका 23.87 है, 87 मतलब। तो ये वाला रॉन्ग है सर, मतलब आपको ये बस गलत है, बाकी सब सही बैठा है। मतलब कितना हुआ, आबादी पैदा हुआ, तो इसको सॉल्व करना पड़ गया तब जाके निकला, नहीं ऐसे नहीं निकल रहा था, गेस नहीं कर पा रहे थे। तो इसका आंसर ना सर पहला वाला ही है, ए, फिर तीसरा ये नहीं है आंसर, ए तीसरा चौथा ये, तो पहला वाला ही है। इसको बनाना पड़ा, ये बहुत टफ प्रश्न है, पूरा लाइन से आपका 1900 कहाँ से दिया हुआ है ये 1971 नहीं सर 1881 से आप लाइन से निकालोगे 2011 तक, तब पूरा परसेंट याद होगा। अब ये 20 से पूछ दिया, आखिरी को पूछा, देखो 2011 लास्ट जनगणना है हमारा, इतना प्रश्न पूछा है तो 17% ये सही है। 21% पिछला 21 करोड़ आबादी है, हम जानते हो ना, एक साथ 10 साल में ब्राज़ील और पाकिस्तान पैदा करते हैं, ये हमारी कैपेसिटी है। इसके बाद देखिएगा आगे, यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, भोरमदेव मंदिर, क्या लिखा, मिलान करो कलामन, भोरमदेव मंदिर, महामाया मंदिर, दंतेश्वर मंदिर, राज्यलोचन, ये दंतेवाड़ा, कमरधा, राजीव, रतनपुर, सरल है सर। आप एक तो पकड़ के देखो, भोरमदेव कहाँ है सर आपका, तुम्हारा कमरधा, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, मतलब ये इसका आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, पहला का दूसरा, उसके बाद नहीं आया, दो ठो है, या तो सी है या तो डी है। उसके बाद बी, महामाया कहाँ पड़ता है सर आपको, तुम्हारा रतनपुर, यानी बी का क्या है, चौथा, बी का चौथा यहाँ दे, यहू मैच करके। उसके बाद दंतेश्वरी कहाँ है सर आपका, तुम्हारा दंतेवाड़ा, यानी सी का पहला, डी आंसर है सर इसका। ऐसा थोड़ा सा निकालना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। ये देखिए 95 प्रश्न, निर्देश कारण कथन बनाना है। अभिकरण कथन क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ का कमरधा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। छत्तीसगढ़ का कमरधा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, बिल्कुल 100% आता है सर। छत्तीसगढ़ कमरधा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिम दिशा में है, यानी कि छत्तीसगढ़ का कमरधा क्षेत्र मैकल श्रेणी के पश्चिम दिशा में है। मैकल श्रेणी के आसपास है ये तो पता है, लेकिन पश्चिम में नहीं है, इसके लिए अपने को नक्शा में जाना पड़ेगा। तो नक्शा में क्या बनाएंगे अपन, पहले तो ये क्या पर्वत हो गई आपका, सतपुड़ा पर्वत हो गई, इसी की एक सहायक है जिसका नाम है मैकल श्रेणी, ये मैकल है, ये ट्रिपल एम में याद रखना कभी लाइफ में, ये 3 एम लिख लिए, मतलब आपका सतपुड़ा समाप्त, ये मुल्ताई पहाड़ी, ये महादेव पहाड़ी, अब ये मैकल श्रेणी है। तो मैकल श्रेणी जो है ये वाला मैकल श्रेणी सर, ये जो मैं बनाया हूँ, यहाँ इस नीचे अभुजमाड़ तरफ जाएगा पानी गिरते हुए, तो ये जो मैकल श्रेणी है ये इस तरफ मध्य प्रदेश और इस तरफ छत्तीसगढ़, और यहाँ कमरधा है मैकल श्रेणी के पीछे। अब इसका प्रश्न को पढ़िए कि पूछ क्या रहा है, ये इसका उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है, और ये क्या है आपका पश्चिम है, और ये क्या है आपका पूर्व, सूर्य जसपुर तरफ से निकलता है, तो ये पूर्व है, उत्तर दक्षिण मैकल का बन गया। अब जानना है प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न में क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ कमरधा क्षेत्र मैकल श्रेणी के पश्चिम दिशा में बोल रहा है। अब देखो पश्चिम दिशा में है मैकल, कमरधा जो है पश्चिम में नहीं पूर्व में है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, ऐसा आपको बनाना है। अब देखना ये प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, पहला और आंसर तो नहीं होगा, दोनों सत्य वाला का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, दोनों सत्य है ही नहीं। अब आंसर या तो सी और डी में है, तो देख लीजिए डी वाले को। सही एस सही है परंतु आर गलत है। सी क्या बोलता है, एस गलत है परंतु आर सही है, तो आर तो गलत है सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। इसमें एस सही है, पहला वाला सही है, दूसरा क्या है आपका गलत है। और कितना बार की इसको देख लो आप, मैकल श्रेणी का पश्चिम पूर्व पूछा है, कमरधा कहाँ है, तो कितना बार वृष्टि छाया पूछेगा। इस बार ये प्रश्न है सर, ऐसा प्रश्न पूछो व्यापम जी, आप जितना पर्यवेक्षक है बोल रहे हो आप लोग, इसको ये प्रश्न सेट करो हर बार नया, ये बनाने लायक है, ये समझने वाला चीज़। आप वही प्रश्न बार बार पूछते हो ना, बच्चा सीनियर लोग को दिमाग घूम जाता है, और अगर नया पूछते हो तो इतना नया कभी सुने नहीं है। ऐसा बनाओ ना जी प्रश्न, आप मज़ा आ जाएगा। हर बार आदमी पूर्व मार रहा था, अब इस बार क्या आ गया पश्चिम, तो पता चला ये गलत है, ये ऐसा रहता है। इसके बाद देखो 96 नीचे दिए गए सूची को रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटन स्थलों की पहचान कीजिए। सिकंदगुर गुफा, कैलाश गुफा, कबरा पहाड़, राम झरना। तो इसमें से ना कैलाश गुफा है ना बोस, ये जो है आपका रायगढ़ में नहीं है, ये कंफर्म पता है, जसपुर में। सिकंदपुर, कबरा पहाड़ दोनों रायगढ़ में, और राम झरना खरसिया के पास है, तो पता है प्रसिद्ध है। तो JLM, अब देखो इसमें JLM ये नहीं हो सकता, JLM JKM क्या हो गया सर आपका, तुम्हारा JLM
JLM। मैं इसे बार बार इसलिए देख रहा हूँ बालक लोग क्योंकि यहाँ पे JKL है ना, एक गलती मिस्टेक, देखो मुझे इसका आंसर पता है लेकिन ऑप्शन में अगर यदि मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरा 1 नंबर चूक सकता है। और ऐसा जिसका आंसर मुझे पता है और मैं सिर्फ ऑप्शन की वजह से नहीं बना पा रहा हूँ तो ये सबसे बड़ी मेरी हानि है, सबसे बड़ा मेरा नुकसान है ये। तो इसलिए चारों ऑप्शन को एकदम बारीकी से मिलान करो, जैसे मैं भी मिलान कर रहा था। J है, L है, M है, अब यहाँ 3 JLM दिख रहा है, पट से मत मारिएगा, इसको एकदम कंफर्म कीजिएगा। J है, उसके बाद ऐसे ऊपर देखना L है, उसके बाद नीचे देखना M है, ऐसा देख के मारना है सर, तब नंबर बढ़ती है, नहीं तो धोखे से बहुत गलती हो जाता है। आगे देखो, इसके बाद है ये पूछा है सर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है। नगर निगम लिखा रहता, नगर निगम तो 14 आती, नगरीय निकायों का मतलब ये पूरा को बोल रहा है सर, पूरा मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत कितना है सर करके। तो ये करंट अफेयर का डाटा है सर, अगर यदि करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो इसमें पता चलेगा 192 है, इसका आंसर ए है। 192 नगरीय है सर इसमें, तो ये मारना है, याद रहेगा तो बनेगा, गेस करने वाला नहीं है ये। इसके बाद देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित क्रम को जमाएं। इसको कोई भी कोचिंग वाला होगा सर तो 243 ए से ओ तक पंचायती राज है, तो ए से ओ तक ना लाइन से रटवाते हैं, ग्राम सभा गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि, ये सब रहता है लाइन से। तो ये वही पूछा है, ग्राम सभा गठन, संरचना, आरक्षण, अवधि, निर्वाचन, ये सब रहता है, तो ये लाइन से है, देख लो आप ABCDE। तो इसमें आंसर को देखना है गौर से, कौन सा वाला होगा। तो ABCDE ये मैच कराना है आखिरी तक, DE तक अगर आ रहा है D, क्योंकि ऑप्शन में देखना कहीं और चिपका होगा, AB नहीं है, ये देखो AB, ये देखो ये, ऐसा मिलान करना है जब तक, तो यही वाला आंसर है। सरल है एकदम, क्योंकि इसमें एक ही में A है, यहाँ आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सरल है लेकिन मिलान करके मारना है। तो चले आगे, लास्ट हो गया क्या? अच्छा एक और है, इसके बाद आ गया 99। इसमें क्या लिखा है देखो, इसको ये लिखा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को कालक्रम अनुसार इस व्यवस्थित करे। सर मैं कई बार बोला हूँ 10-11 जो राज्यपाल है मरो जो रट लो, आप इसको बना लो, लाइन से अरेंज करेंगे सर, फटाफट पता चल जाएगा। ये दिनेश नंदन सहाय साहब है, अच्छा परिचित है इससे, हम लोग सबसे पहला राज्यपाल, तो इसको अरेंज करना है सर। तो अरेंज करेंगे ना, तो देखो कौन सा वाला आ रहा है, B आ रहा है सर। उसके बाद कौन आ जाएगा जी आपका, तुम्हारा सेठ जी आ जाएगा, दत्त जी आ जाएगा, बी पूरा B दे दिया है। उसके बाद D वाला दे दिया है, तो D में देखो क्या आ रहा है आपका, B के बाद D सेठ साहब। उसके बाद C में कौन आ रहा है आपका, नरसिम्हन साहब, इसको अरेंज करो। उसके बाद E में आ गया तुम्हारा दत्त साहब, उसके बाद टंडन, यानी कि तुम्हारा पहले आएगा B और लास्ट में कौन आएगा आपका, तुम्हारा A, लास्ट लिखा हुआ है। तो इसको ऐसा मेंच करेंगे ना, तो इसमें देखो B और A कहाँ है, B और A दोनों का आ रहा है, बस ये बीच वाला चेंज हुआ है, तो कंफर्म याद रहेगा तभी बनाएंगे। इसका आंसर आपका C है, यानी कि लाइन से गिनती करेंगे तभी बन पाएगा, जबकि B और A दोनों लास्ट में है, तो ये बीच वाला पता है तब जाके बन पाया। और इसमें से हाल ही में कौन मरा है ये भी ध्यान रखेंगे, अभी प्रश्न में आ सकता है, अभी मरा है 2 महीना पहले, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद लास्ट आ गया 100 में देखो आपका छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क का पाया जाता है। लौह अयस्क का, तो लौह अयस्क का देखो 5 प्रकार का होता है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, सिमेटाइट, लिमोटाइट, लेटराइट, ऐसा पढ़ते हैं हम लोग लाइन से। तो ये मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिमेटाइट, लिमेटाइट, लेटराइट ऐसा टाइप का रहता है। तो कौन सा वाला पाया जाता है, मैग्नेटाइट तो आपका कुद्रेमुख कर्नाटक वाला है। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का, तो कोयला भी दूसरा प्रकार का छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कौन सा वाला आपका, तुम्हारा बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट छत्तीसगढ़, मैंने पूरा भारत का कोयला जो है वो बिटुमिनस है, और भारत का पूरा जो लोहा है वो आपका मैग्नेटाइट नहीं है, वो क्या है, हेमेटाइट है। तो ये वाला आंसर होगा सर इसका D, यानी छत्तीसगढ़ बोलो या भारत, कोयला में बोलेगा तो आपका बिटुमिनस, और लोहा में बोलेगा तो वो है क्या आपका, हेमेटाइट। उच्च क्वालिटी वाला हमारे यहाँ सिर्फ कहाँ पाया जाता है, कुद्रेमुख, बाकी सब यही है। तो हो गया पूरा आपका 100 का 100 GS, बाकी आपका एक्सपर्ट दूसरा देखेंगे। अगर आप सच और ईमानदारी को अगर यदि बना के रखना चाहते हैं तो झुलेकर कोचिंग को सब्सक्राइब करें, वरना कोई भी टीचर सच नहीं बोलेगा।